फीचर्स ऑफ प्लानिंग मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लानिंग के। तो आपसे कोई पूछे कि भाई आपके घर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप बोलेंगे इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बेडरूम, लिविंग रूम, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ किचन एरिया, बालकनी, गार्डन, स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह वगैरह। तो वैसे ही प्लानिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट एंड प्लानिंग कैन डू व्हाट। प्लानिंग के बारे में पूरा बायोडेटा चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज फीचर्स, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इसको बोल सकते हैं, होता ही वही है बेसिकली। तो अगर प्लानिंग नहीं होगा बच्चों तो हम किसी भी चीज को स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगर कल मॉर्निंग में स्कूल जाना है तो आपको आज रात में प्लान करना पड़ेगा टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, विच बुक्स एंड कॉपीज आर टू बी टेकन, विच बुक्स एंड कॉपीज आर नॉट टू बी टेकन। आपने सोचा जान पूछ के आज इकोनॉमिक्स की बुक नहीं लेके जाते, क्योंकि टीचर की आदत है जो बुक नहीं लेके आता उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, और आप सोच रहे थे बढ़िया बाहर निकल जाएंगे, बरसात का मौसम है, पकौड़ी दही खाएंगे। इज दैट क्लियर? तो जब आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अपना बैग पैक करना स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? अगर आपका स्पोर्ट्स ड्रेस है और वो वॉश नहीं है तो आप शाम को ही उसको मशीन में वॉश कर देंगे ताकि कल सवेरे स्कूल जाने से पहले वो बढ़िया तरीके से रेडी हो जाए। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग। तो अनटिल अनलेस वी हैव डन प्लानिंग चिल्ड्रन, हम कोई भी फर्दर काम मैनेजमेंट में कर ही नहीं पाएंगे। नॉट ऑर्गेनाइजिंग, नॉट इवन स्टाफिंग, नॉट डायरेक्टिंग एंड नॉट कंट्रोलिंग। और प्लानिंग हर जगह है, कैसे आपको मशीन्स को, वर्कर्स को असाइन करना है काम, दैट इज ऑल्सो प्लानिंग। कितने लोग किस पर्पस के लिए कहां पे चाहिए, दैट इज ऑल्सो प्लानिंग। हु विल बी इंस्ट्रक्टिंग whom what to do and how to do, that is also planning. And how to control if production is unnecessarily increasing or unnecessarily decreasing. तो प्लानिंग हर जगह कोइंसाइडेड है जी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए झटपट डू इट फास्ट। लिख लिया सबने? लिख लीजिए फास्ट। द नेक्स्ट चिल्ड्रन कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। अगर आप सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं, ज्यादा डिविडेंड बांटना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, पहले आपको सोचना पड़ेगा कि अगर सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, जिस मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हैं, द मार्केट कॉन्स्टिट्यूट्स मोर ऑफ लो इनकम ग्रुप पीपल, मोर ऑफ लो इनकम। तो यहां पे शॉपकीपर्स को बोलिए सैशे वाला शैम्पू बेचो एंड अवॉइड सेलिंग बॉटल वाला शैम्पू। नहीं समझे बात को? आप वेस्ट साइड के शोरूम में गए, लेटस से लखनऊ में चिल्ड्रन, पैसिफिक पैलेशियो मॉल में, और सेम शोरूम आपने विजिट किया इन द सिटी ऑफ प्रयागराज। आपको नजर आएगा कि लखनऊ में जो गारमेंट, क्लोथिंग वैरायटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इट इज मच बेटर इन कंपैरिजन विद व्हाट इज अवेलेबल एट प्रयागराज। व्हाट इज द रीजन चिल्ड्रन? भाई लखनऊ में रहने वालों की पेइंग कैपेसिटी इलाहाबाद वालों से थोड़ी ज्यादा है। इलाहाबाद वाले बच्चे बुरा ना माने, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूं। सिमिलरली अगर आप चले जाएं बच्चों वेस्ट साइड, लेटस से मुंबई, तो शायद यहाँ का गारमेंट आपको और डिफरेंट डिजाइन का मिलेगा। इज दैट क्लियर? मान लीजिए वेस्ट साइड सो कॉल्ड गोवा में खुल गया तो मछुआरों वाला कपड़ा ज्यादा मिलेगा आपको वहां पे। तो जैसा देश वैसा बेस, जिस जगह की क्लाइंटल जिस चीज को प्रेफर करेगी, वेस्ट साइड वहां पे वैसा प्रोडक्ट बेचेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब वेस्ट साइड ने सोचा कि भाई हमको एक सस्ता ब्रांड लॉन्च करना है जो स्टूडेंट फ्रेंडली ब्रांड होगा, तो उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च कर दिया कॉल्ड एज जूडियो। अब जूडियो मान लीजिए आपके शहर में भी खुल गया, हर शहर में है, बट जूडियो के स्टोर्स अलग अलग जगह पे हैं। जहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स एंड ऑल है, वहां पे इनका प्रोडक्ट थोड़ा चीपर होगा, क्योंकि स्टूडेंट भाई 1500 रुपए का ट्राउजर नहीं खरीदेगा, बट वो 499 का ट्राउजर जरूर खरीद लेगा। तो अगर लखनऊ में जूडियो का स्टोर ओपन होगा तो समझ लीजिए बाहर यही बोलेगा क्या बकवास स्टोर है। बट अगर कोटा या न्यू दिल्ली मुखर्जी नगर यहाँ पे स्टूडियो का स्टोर ओपन होगा, इन दैट केस क्या आप वहां पे खराब चीजें देख पाएंगे? नहीं, वहां पे आपको चीजें अच्छी नजर आएंगी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो झटपट इसको कॉपी करें चलो। तो टाटा वाले ऐसे ही प्लान करते हैं कि भाई जहाँ पे स्टूडेंट एरिया है वहां पे जूडियो टाइप शोरूम ज्यादा खोलो, सस्ता सामान ज्यादा बेचो, बिकॉज वो महंगा सामान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब इट इज एप्लीकेबल इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, कभी कभी लिख के आएगा इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और कभी कभी लिख के आएगा इट इज ऑल परवेसिव, दोनों में डिफरेंस है। जब ऑल परवेसिव लिख के आएगा तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और जब लिख के आएगा इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता, तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आई रिपीट चिल्ड्रन, ऑल परवेसिव का मतलब हो गया एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी प्लान करेगा, मिडिल लेवल भी प्लान करेगा, और सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल भी प्लान करेगा, ये ऑल परवेसिव है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी अप्लाई होगा, स्कूल में भी अप्लाई होगा, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, कोई क्लब्स हैं, रोटरी क्लब एंड ऑल दैट, वहां पे भी अप्लाई होगा। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? तो इसको जरूर लिख लो, नहीं तो ये गलती कर दोगे, एमसीक्यू में गड़बड़ा जाएगा। परवेसिव का मतलब हुआ एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स, गॉट इट चिल्ड्रन? परवेसिव का मतलब एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स। यूनिवर्सल का मतलब हुआ एप्लीकेबल in all types of organizations. Done children? Difference is understood well? तो अगर आपका स्कूल चल रहा है तो भाई प्लानिंग से ही चलता है, एकेडमिक कैलेंडर प्लान करना है, एग्जामिनेशन की डेट्स उसमें पहले से देनी है, हॉलीडेज पहले से बताने हैं, कौन सा इंटर स्कूल इवेंट कब होगा, कौन सा इंटर स्कूल इवेंट कब होगा, सो दैट स्टूडेंट अपने हिसाब को भी उस अपने हिसाब मतलब आपको भी उस हिसाब से प्लान आउट कर ले। अब स्कूल ने बताया नहीं कि समर वेकेशन कब से हैं, अचानक आप स्कूल गए और प्रिंसिपल ने अब कल से छुट्टी है, और कब तक छुट्टी है? अगले 34 डेज तक। अब आपने पापा को बोला चलिए रिजर्वेशन कराइए और हमको घुमा दीजिए कहीं बाहर, अब रिजर्वेशन तो तुरंत जनरली मिलेगा ही नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? तो फ्लॉप शो हो गया। तो सही स्कूल वही है जो अपना एकेडमिक कैलेंडर देते हैं, अपना एक्टिविटी कैलेंडर देते हैं, पता लगा एनुअल फंक्शन एक पर्टिकुलर डे को है, उस दिन आपकी मौसी की बेटी की शादी है, तो आप मौसी जी से रिक्वेस्ट करिए कि भाई अपनी बेटी की शादी थोड़ा पोस्टपोन कर दो या प्रीपोन कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? मौसी ने कहा तुम्हें एनुअल फंक्शन क्या करना है, हमारी ड्यूटी है ना खाने वाले स्टॉल पे, तो स्कूल को फीस दिया खा के बराबर भी तो करना है, सिर्फ इसलिए, वैसे तो हम कोई पार्टिसिपेट वगैरह करते नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? तो प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी। ये चोर लोग डाकू लोग भी क्या करते हैं बच्चों? प्लानिंग करते हैं। जो हमारे उसामा चाचा थे उन्होंने भी प्लानिंग की कि भाई कैसे ट्विन टावर्स को उड़ाना है, बहुत समझाया मैंने उनको आप गलत काम कर रहे हैं, बट माने नहीं मेरी बात। मैंने कहा चलिए अमेरिका का हाल भुगतिए और क्या, देखिए कहाँ है। जब एबटाबाद पाकिस्तान में कूदने गए थे अमेरिकन सोल्जर सील, मेरे को कह रहे थे आप भी साथ में चलिए, मैं रात में जल्दी सोया था, मेरी सुबह क्लास होती है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, आपका ऑपरेशन रात का है, दिन का होगा तो बताइएगा। तो फिर वहां पे वो लोग भी जब लैंड किए एंड ऑल दैट, दैट वाज आल्सो चिल्ड्रन व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग बेसिकली। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो बिना प्लानिंग के तो आप 10 रुपए अपने पापा को बिना बताए उनकी पॉकेट से निकाल नहीं सकते, और बिना प्लानिंग के उनसे आप 5,000 रुपए भी नहीं ले सकते स्कूल टूर के, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई हमारे सारे दोस्त जा रहे हैं, उनके पापा मम्मी रेडी हो गए, फाइनली आपको नजर आ रहा है पापा मान ही नहीं रहे हैं, फिर आखिरी हथकंडा क्या है? ना ना ना, मम्मी तो कुछ बोलती ही नहीं पापा के सामने, पापा कुछ नहीं बोलते, नहीं दादी माँ क्या, खुद ही बेचारी अपनी डायबिटीज से परेशान है, वो सोच रही आयुष भारत स्कीम में किसी सस्ती दवाई ले आए, आपने रोना धोना चालू कर दिया, ये आखिरी हथकंडा है। इज दैट क्लियर? तो इट इज ऑल कॉल्ड एज प्लानिंग चिल्ड्रन, समझ गए? तो सबसे ज्यादा प्लानिंग कहां पे होगी सर? जितना लेवल ऊपर होगा प्लानिंग उतनी ज्यादा, जितना लेवल नीचे होगा एग्जीक्यूशन उतना ज्यादा। तो नीचे के लेवल पे एग्जीक्यूशन ज्यादा है, प्लानिंग कम, ऊपर के लेवल पे प्लानिंग ज्यादा है, एग्जीक्यूशन। समझ गए इस बात को? मान लीजिए किसी दोस्त ने आपके मोमोज का स्टॉल लगाना है, तो सबसे पहले प्लान करेगा कि भाई कितने मोमोज में बेचूंगा, कहां पे मैं स्टॉल लगाऊंगा, कैसे मोमोज बनेंगे, सब कुछ डिसाइड कर लिया, दिस वाज टॉप लेवल प्लानिंग। अब वो मोमोज के लिए आटा तैयार कर रहा है, मैदे का डो बना रहा है, फिर उसकी सो कॉल्ड पतली सी रोटी बनाएगा, फिर उसको पीस कट करेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्लानिंग। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। पीवीआर को नई मूवी लगानी है, 25 मार्च 2025 तक तो बोर्ड एग्जाम ही चलेगा, स्टार्ट होगा मान लीजिए 27 से, क्या पीवीआर 29 को नई मूवी लॉन्च कर देगा? नो, एग्जाम खत्म होने के बाद, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज उनको रेंट तो पे करना पड़ेगा, बट मूवी देखने कोई आएगा ही नहीं।
तो पीवीआर सिनेमाज ने मेरे से पूछा क्या करें, मैंने कहा मेरे वीडियो चलवा दीजिए, यानी आपके वीडियो लोग देखने आएंगे। मैंने कहा हाँ 3x की स्पीड से चलवा दीजिएगा, तेज तेज बढ़ेगा तो बच्चों का रिवीजन भी हो जाएगा, और फीस रख दीजिएगा 20 रुपए। कह रहे 20 में हम क्या कमाएंगे, मैंने कहा ये 20 तो पूरा मेरा है, आप तो वो पॉपकॉर्न की बाल्टी और वो टॉयलेट वाटर की थर्मस ये सब बेचते हैं, आप उससे पैसा कमाइएगा। तो उसमें एक ऑफर चल रहा था अनलिमिटेड रिफिल का, तो एक बच्चा बोला हम ले लेंगे, तुम घर से ग्लास ले आना बस, उसी में सबको कोल्ड ड्रिंक रिफिल करके देते जा रहे हैं। तो पीवीआर सिनेमा आने वाले टाइम में एग्जाम टाइम में काम कर सकता है। समझ में आ गई? चलिए डन दिस चिल्ड्रन। नेक्स्ट मूविंग अहेड, फ्यूचरिस्टिक जो हो गया दैट वाज पास्ट, जो होने वाला है दैट इज ओनली फ्यूचरिस्टिक चिल्ड्रन। सो प्लानिंग इज टू नो टुडे व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग इन फ्यूचर। आज आपको पता लग जाए कि आप भविष्य में करने क्या वाले हैं, या आज आप जान जाएं कि आपको भविष्य में क्या करना है, दैट इज नोन एज फ्यूचरिस्टिक। तो प्लानिंग इज नॉट अ पास्ट टेंस अफेयर चिल्ड्रन, इट इज अ फ्यूचरिस्टिक अफेयर। क्यों गवर्नमेंट ने वंदे भारत ट्रेन पहले लॉन्च की, अमृत भारत लॉन्च ही नहीं की स्लीपर कोच के साथ? गवर्नमेंट ने सोचा कि पहले देख लें कि वंदे भारत का रिस्पांस क्या है। जब उनको नजर आया कि लोग स्पीडी ट्रैवल हायर प्राइस पे अफोर्ड कर पा रहे हैं इंडिया में, और करना भी चाह रहे हैं, और वो घूमना चाह रहे हैं, तो क्यों ना अब उनको फर्दर ट्रेन में ट्रैवल कराया जाए, और ये ट्रेन जो इनकी होंगी उसमें आराम से आप लेट के सो के जाइएगा, पैसे थोड़े और ज्यादा होंगे। तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया वंदे भारत का, सोचा अब अमृत भारत लॉन्च कर दें। तो दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट चिल्ड्रन, देयर पास्ट एक्सपीरियंस। और जब अमृत भारत का प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा, फिर वो अपने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को और तेज करेंगे। इसका मतलब लोगों को ज्यादा पैसा देकर प्लेन में ही नहीं ट्रेन में भी ट्रैवल करने में अच्छा लगता है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? झटपट लिख लें बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट चिल्ड्रन, वी हैव इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, बस ऐसे ही इंद्र भगवान की तरह लेटे रहना? नो, प्लानिंग का मतलब होता है कि भाई जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स में सबसे बढ़िया कौन सा होगा, वी विल यूज दैट। चलना आपको याद हो अगर, तो आपने एक शायद मूवी देखी होगी बॉलीवुड की, बड़ी इंस्पिरेशनल मूवी थी, उड़ी। वो जो उड़ी में अटैक हुआ था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक उस पर बनी थी। तो दे हैड मल्टीपल प्लान्स, आई रिपीट दे हैड मल्टीपल प्लान्स, कि उड़ के जाना है, या केव्स के रास्ते जाना है, या कैसे जाना है। ऐसी डंकी मूवी आपने देखी होगी, वो पगलुआ शाहरुख खान की। कल पता नहीं घूम रहा था, मैच जीत गया, बाद मास्क का पता नहीं क्यों लगा लिया, उसको लगा कैमरा वाला देखना है ध्यान से, तो मास्क लगाओ पहले। इज दैट क्लियर? तो अब उस मूवी में क्या दिखाया गया कि भाई अगर आपके पास प्रॉपर चैनल नहीं है विदेश में पढ़ने का, तो आप दाएं बाएं से भी डंकी रास्ते से जा सकते हैं। डोंकी मतलब वो गधा छाप अप्रोच। तो कभी पानी के नीचे से जा रहे हैं, कभी वो समुद्र टापते हुए जा रहे हैं, कभी कैसे जा रहे हैं। तो दीज आर अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, दीज आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव्स। तो अगर मेरे पास ऑल्टरनेटिव है कि भाई धूप बहुत ज्यादा है ऑफलाइन क्लास में, बेचारे बच्चे कैसे आएंगे, तो इधर आई शुड प्री पोन द क्लास कि भाई मॉर्निंग आवर्स में हो जाए ताकि आपको धूप कम लगे, या इवनिंग आवर्स में हो जाए ताकि आप धूप से बच जाएं। तो मैंने बच्चों से चॉइस मांगी, बच्चे कह रहे सर इवनिंग सही रहेगा, क्योंकि वापसी जाते हैं तो कुछ चुरमुरा मोमोज भी रास्ते में खाने को मिल जाता है। अब आप बुला लेंगे सुबह 8 बजे से 10 बजे, छोड़ेंगे रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा खाने को, हमको सिर्फ कचौड़ी मिलेगी तलई टाइप की, उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और गर्मी भी ज्यादा लगेगी। तो आई हैव वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। तो हम वेरियस में से कौन सा चूज करते हैं बच्चों, जो एकदम अप्रोप्रिएट होता है। तो अगर प्रयागराज सिटी से दुबई जाना है, तो व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स? साइकिल से निकल लीजिए सर, पाकिस्तान होते हुए। इज दैट क्लियर? तो पहुंच सकते हैं मेडिटेरेनियन के थ्रू, ट्रेन जाती नहीं है, कार से जा सकते हैं, बट ये सारे ऑप्शन बड़े हुए बेतुके टाइप के हैं। द बेस्ट इज किसी के यहां से टिकट आ जाए तो फ्लाई करके चले जाइए। तो दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, तो अगेन डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग चिल्ड्रन। तो अगर आपने प्लानिंग करते टाइम सही डिसीजन ले लिए, तो जो आपकी एक्ट्स होंगी वो गड़बड़ाएंगी नहीं। तो आपके स्कूल में जब एग्जाम होता है बच्चों, हर क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, आपके बगल वाला आप सोच के गए थे आपकी क्लास का बैठा होगा, वो बच्चा निकल गया 9th का, इधर आपने सोचा कोई और बैठा होगा, इधर दीवार निकल गई। तो अब सो कॉल्ड स्कूल ने ऐसा कैसे किया? स्कूल में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है, वहां पे भाई हर क्लास की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली रोल नंबर्स बैठाए जाते हैं, ताकि अगल बगल वाले एक दूसरे से चीटिंग ना कर पाए। समझ में आ गया? पता लगा आगे 9th क्लास का बच्चा बैठा है, पीछे 12th क्लास का बच्चा बैठा है, इधर 10th क्लास का बच्चा बैठा है, इधर 8th क्लास का बैठा है,
आप कह रहे मैं तो एग्जाम ही नहीं दूंगा आज, मेरे को ऐसी डिप्रेशन की फीलिंग हो रही है। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? आगे वाला आपकी क्लास का है भी बट उसको आता नहीं है कुछ, पीछे वाला आपसे लड़ाई कर चुका है क्योंकि पिछली बार आपने उसको एग्जाम में फुल स्टॉप लगाने को बोला नहीं था, पंचुएशन में उसका 99 आ गया 100 में से, तो आप सबसे लड़ाई झगड़ा करके बैठे हैं। तो स्कूल ने ऐसी प्लानिंग की कि कोई भी किसी से नकल कर ही ना पाए। लॉजिक अंडरस्टूड? रेलवे की प्लानिंग आपने देखी होगी, एक जमाना था जब ट्रेन का बड़ा एक्सीडेंट होता था, अब ये सब चीजें वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी होती है। वाई? क्योंकि उन्होंने टाइम टेबल प्लान किया हुआ है, किस रूट पे कौन सी ट्रेन चल रही है। अब आपको लगता होगा एक पटरी पे एक ही ट्रेन है, नो, 5 किलोमीटर का गैप अमंग 2 ट्रेन के बीच में जनरली रहता है। और अगर कोहरे वगैरह में पता लगा वो ट्रेन नजर ना आई और ये ड्राइवर साहब कॉफी पी रहे थे, तो अब बाकी लोगों के घर में हलवा पूड़ी बनेगा। ओके, तो इट इज प्लानिंग चिल्ड्रन। समझ गए? समझ गए भाई? मैं भी आपकी कुछ क्लासेस किसी दिन लेता हूँ, कुछ क्लासेस किसी दिन लेता हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? प्लानिंग। टेस्ट सर आप लेते हैं बिना प्लान के, कभी बता देना, वो तो सबसे बड़ी प्लानिंग है कि जिस दिन ज्यादा से ज्यादा बच्चा प्रेजेंट हो उस दिन टेस्ट ले लो, ताकि किसी बेचारे का टेस्ट मिस ना हो जाए। इज दैट क्लियर? पढ़ाई तो वीडियो लेक्चर से कंपेयर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, टेस्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। चलिए, लीड्स कंटिन्यूटी, ये तो सर वो वाला झूला सर, हमने झूला सर हम गिर गए थे 2 बार इसके ऊपर। इसका मतलब है कि प्लान जब आप बनाते हैं, इधर प्रिपेयर अ डेली प्लान और प्रिपेयर अ मंथली प्लान और अ ट्राई मंथली क्वार्टरली प्लान और एन ईयरली प्लान। और हर एंड के बाद 1 महीने का प्लान बनाया, मंथ खत्म हो गया, रिव्यू करिए कि जो आपने टारगेट अचीव करने को सोचा था दैट हैज बीन अचीव्ड और नॉट। मैंने प्लान बनाया कि भाई मेरे को सो कॉल्ड इस सब्जेक्ट में प्लानिंग वाला चैप्टर और इसके बाद वाला चैप्टर कंप्लीट करना है बाय 15th ऑफ जून। अब अगर वो 15th ऑफ जून तक कंप्लीट हो गया तो इट इज गुड, नहीं कंप्लीट हुआ तो मेरे को रिव्यू करना पड़ेगा या तो क्लासेस बढ़ानी पड़ेगी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने प्लान बना लिया काम खत्म, प्लान को चेक भी करना पड़ता है कि वो उतने टाइम पे अचीव हुआ या नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ तो आप नया प्लान बनाएंगे, इसकी नई रिक्वायरमेंट्स होंगी, इसकी कंडीशंस अलग अलग होंगी। तो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि अगर हम जीएसटी इंपोज करते हैं, हर बिजनेसमैन के लिए सेम डेट मत रखो, नहीं तो सर्वर पे लोड इतना ज्यादा होगा कि सबका टैक्स अमाउंट जमा नहीं हो पाएगा। तो जो बिजनेसमैन 20 लाख से नीचे के हैं भाई उनके लिए जीएसटी कंपलसरी नहीं है, वो चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं चाहे ना कराएं। कुछ स्टेट्स में 40 लाख भी है। 50 लाख से या 40 लाख से ऊपर वाले जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉम्पोजिट स्कीम में है, उनका अलग सिस्टम चलेगा जीएसटी का। जो दूसरे बिजनेसमैन है जो नॉन कॉम्पोजिट स्कीम में, हम उनको बोलेंगे कि भाई आप हर महीने का जीएसटी अगले महीने की 10 से 15 के अंदर जमा कराएं। जो कॉम्पोजिट स्कीम में है जिनको 3% जीएसटी या 1% जीएसटी जमा करना है, टू देम वील से हर महीने का जीएसटी अगले महीने के पहले 7 दिन में जमा करा दें, ताकि सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड ना हो। सेम वे व्हेन योर रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, वो मल्टीपल लिंक्स क्रिएट करता है, चाहे एससी हो चाहे सीबीएसई हो, ताकि हर बच्चा अपना रिजल्ट जल्दी जल्दी टाइम पे देख ले। तो लीड कंटिन्यूटी का मतलब समझ में आ गया? समर सीजन में इंडियन रेलवे के ऊपर बर्डन ज्यादा होता है, तो दे रन विच टाइप ऑफ ट्रेन चिल्ड्रन? स्पेशल ट्रेन। एक डुप्लीकेट प्रयागराज चल गई, इलाहाबाद टू न्यू दिल्ली, डुप्लीकेट हमसफर एक्सप्रेस चल गई। अब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि वहां पे ड्राइवर भी डुप्लीकेट ही होगा, ड्राइवर ओरिजिनल है, हमसफर 2 के नाम से चल गई क्योंकि भीड़ ज्यादा है और ट्रेन उनके पास सेम टाइम पे कम है, तो 5-10 मिनट के गैप पे एक और ट्रेन चला दो। और जनरली ये स्पेशल ट्रेन बहुत ही ज्यादा लेट पहुंचती हैं। समझ में आ गई बात? क्योंकि हाँ, वंदे भारत इंट्रोड्यूस हो गए बट उसके लिए तो उन्होंने ट्रैक बनाया ना। पहले इंडिया में 2 ट्रैक थे, एक आने का और एक जाने का, उसी पे मालगाड़ी भी चलती थी, उसी पे पैसेंजर ट्रेन भी चलती थी। अब इन्होंने हावड़ा टू क्या कहते हैं न्यू दिल्ली एक अलग ट्रैक बना दिया, जिसको फ्रेट कॉरिडोर के नाम से हम जानते हैं। वहां पे सिर्फ मालगाड़ी चलेगी बस अब, और ये वाले ट्रैक पे लोड कम हुआ तो उस पर वंदे भारत चल रही है। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि वो सारी आलतू फालतू ट्रेन बंद कर देंगे एंड दे विल रन ओनली 2 ट्रेन फ्रॉम अप्रैल 2030 ऑनवर्ड्स। एक वंदे भारत होगी और एक अमृत भारत होगी, ताकि वो चाहते हैं कि लोग ज्यादा खर्चा करें, खर्च ज्यादा करेंगे तो कमाएंगे भी ज्यादा। इज दैट अंडरस्टूड? नहीं तो जब तक वो सस्ती घटिया ट्रेन चलती रहेगी तब तक पैसा है लोगों के पास, बट स्टिल वो उसी 300 रुपये के डिब्बे में ट्रैवल करते रहेंगे। पुअर है कौन? मेरे तो समझी में पुअर है कौन? मेरे तो कोई पुअर नहीं नजर आता। कौन पुअर है? कुछ होंगे 10-15% पुअर, वो ट्रेन पे चलते ही नहीं है बेचारे, वो गांव में रहते हैं, पड़ोस के गांव में बेटी की शादी कर दी, इधर पड़ोस गांव में बेटी की शादी कर दी, वहीं से सारे रिश्ते उनके, वो पुअर है बेसिकली, तो वो ट्रेन पे ट्रैवल ही नहीं करते हैं।
और अंजलि जी जिन पुअर लोगों की बात कर रही हैं, जिनसे बड़ी उनको हमदर्दी है, वो कैसे पुअर है पता है? 345 रुपए का प्रयागराज टू न्यू दिल्ली का टिकट खरीदेंगे और 250 रुपए का पिज्जा ऑर्डर करेंगे जोमेटो पे। तो ये काहे के पुअर हो गए? कहां से पुअर हो गए? कोई पुअर नहीं है। समझ में आ गया? अरे हमारे घर में बर्तन मांझे जो आती है, वो पता नहीं कितने पैसे कमाती है, भगवान जाने, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मेरी वाइफ को बोल के गई कि बहू हम एक हफ्ता छुट्टी पर रहेंगे। वाइफ को क्यों? वो जाना है जम्मू और माता के दर्शन करने वैष्णो देवी। मैंने कहा अच्छा। चली गई, 15-16 दिन बाद लौटी। तो मैं भाई आज की कहाँ थी इतने दिन से? वो प्रोग्राम बन गया था, कश्मीर घूमने चले गए थे। मैं आज तक कश्मीर ना जा पाया। यही सोचता हूँ ज्यादा घूमूंगा तो क्लास मिस हो जाएगी। तो भाई होली के सीजन में बस गए थे हम भी घूमने जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आ गया? तो इनका प्रोग्राम बन गया तो आगे चलो, है कौन पुअर? 90% इंडियंस का ये हाल है। वो जितने पैसे कमाते हैं महीने में, उतने पैसे की खर्चे का जुगाड़ उनके पास रहता है। 1 लाख कमा रहे हैं तो 99,000 का खर्चा सिर पे है। एक तो करीबी रिश्तेदार है, ऐसे परेशान रहेंगे, हाय राम कुछ बचता ही नहीं, हाय राम कुछ बचता ही नहीं। तो मैं बीच बीच में उनका हालचाल पूछ लेता हूँ। तो मैंने अभी फोन किया 15 दिन में, कहाँ हो? अभी तो कश्मीर घूम रहे हैं। मैंने कहा ऐसे तुम बड़ा परेशान रहते हो, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। हाँ तो अभी बोनस मिला था ना, सोचा कश्मीर घूमा है। अरे बोनस मिला तो भैया बुढ़ापे के लिए बचा लो कम से कम। अरे नहीं, अब बुढ़ापा किसने देखा है, जिंदगी जी ले थोड़ा। मैंने कहा जी लो, बागबान वाला हाल हो अमिताभ बच्चन का, जी लो बेटा जिंदगी जी लो। समझ में आ गया? खोपड़े में तो कोई गरीब नहीं है अंजलि जी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कोई गरीब नहीं है। पता नहीं अंजलि जी को स्पेशल गरीब लोग कहीं मिल जाते हैं। जो चौराहे पे भीख मांग रहे हैं मार्केट में, उनसे कहिए आओ चलो हमारे घर में झाड़ू पोछा है, पागल है क्या? दिन भर भीख मांग के चल रहा है, 1,000-1,200 रुपए आप थोड़ा देंगे? 1,000-1,200 वो साल का 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, जितना कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कमा रहा है। तो भीख मांगना उनका बिजनेस है। सरकार खाने को फ्री में दे ही रही है, सरकार को वोट दे ही रहे हैं, तो इट इज देयर बिजनेस, कोई गरीब नहीं है। क्योंकि अगर देश गरीब होता तो वर्ल्ड की 5th लार्ज इकोनॉमी हम ना होते। हमारा एक्सपोर्ट चाइना से कम है, तो सामान जो बन रहा है खप कहाँ रहा है? हिंदुस्तान के अंदर। टाटा ने वेस्ट साइड का अलग शोरूम खोल दिया, उसी शहर में जूडियो भी खुल गया। तो मतलब जो लो इनकम ग्रुप्स हैं वो अलग हो गए और हाई इनकम ग्रुप्स अलग हो गए। तो कस्टमर बढ़े ना, टोटल आपके सेगमेंटेशन हो गया है कस्टमर्स का। इज दैट क्लियर? अरे मेरा दोस्त बोला अयोध्या घूमने चलो। मैंने कहा बहुत गर्मी है, थोड़ा सा बारिश वारिश हो जाए फिर देखते हैं। तो कह रहा नहीं, वहां होटल में स्टे कर लेंगे। मैंने कौन सा? 15,000? दिमाग खराब है? 15,000 रुपए में एक दिन का रेडिसन का पे करेंगे? अरे 2, 4, 5 हजार का होटल समझ, 15,000 रुपए पे करें? इतना तो गोवा गए थे, वहां होटल नहीं खरीदे थे। तो अब इट इज नॉट पॉवर्टी, बट डॉक्टर अगर 25,000 रुपए का, भगवान ना करे लकड़ी छूट अचवुड, सीटी स्कैन कराने को बोल दे, क्या 25,000 हम नहीं कराएंगे? सीटी स्कैन कराएंगे ना? तो हम कहाँ खर्च करना चाहते हैं, हम कहाँ खर्च नहीं करना चाहते, दैट डिपेंड्स ऑन आवर इनकम एंड चॉइसेस। वो हमारी पॉवर्टी और वेलनेस को डिटरमिन करता है। तो गरीब कोई नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये मत सोचिए जो वो गरीब है, कोई गरीब नहीं है। जो गरीब है वो अपने घर के अंदर बैठा है, मोदी जी उसको दे रहे हैं राशन पानी, वो बढ़िया राशन पानी खा पी रहा है, वो अपनी खेती बाड़ी थोड़ी बहुत कर रहा है, उसकी जिंदगी चल रही है। अभी पिछले साल की बात है, मेड एक दिन नहीं है, कहाँ गई थी? सर बच्चों को वाटर पार्क लेके गए थे। वो गरीब है? कहाँ से गरीब है? फिर कह रही है अच्छा 500 एडवांस दे दीजिए। तो उन सबको हम जैसो नहीं रईस बनाए हुए, कोई गरीब नहीं है। तो बार बार ये गरीबी वाला एग्जाम्पल मत दिया करिए, मेरे बहुत दुख लगता है। यहाँ हिंदुस्तान डेवलप्ड इकोनॉमी है, बट लोग वही डेटा देखते हैं। सर इनकी तो $1,246 पर कैपिटा इनकम है। ये तो सर मिडिल इनकम ग्रुप में आ गए ना भैया, सब कहने को है, सब कागज पे है, सब कागज पे है। अभी वो रेट वेट पड़ती है। अभी कानपुर के एक जूते कारोबारी थे, मशीन ही गर्म हो गई नोट गिनते गिनते, 3 दिन तक रेट चल रही है। कहाँ से कौन गरीब है? ये पैसा तो गरीबों के ऊपर ही खर्च करते हैं ना। कोई गरीब नहीं, सब रईस है, सबके पास पैसा है। ओके, चलिए भाई, मेंटल एक्सरसाइज। व्हाट इज दिस मेंटल एक्सरसाइज? मतलब ऐसे से करेंगे? नो, दिमाग का पूरा प्रयोग है चिल्ड्रन। तो अगर आप फोरसाइटेडनेस रखते हैं, भविष्य देख पा रहे हैं कि इंडिया में भविष्य किस चीज का है। अभी एक मैंने मूवी देखी, श्रीकांत। बच्चे कहीं से दिन भर तो क्लास चलती रहती, मूवी कब देखने गए थे? वो 10:30 से 1:30 का शो था फ्राइडे का। समझ में आ गया? अब फ्रेंड ने बिना पूछे टिकट बुक करा, तो मैं क्या करता? तो मैंने उसको पॉपकॉर्न खिला दिया फिर। तो उस मूवी में मैंने उस एक्टर का रोल देखा, राजकुमार राव जी थे। पहले रोल मेरे को ऑफर होने वाला था, मैंने कहा नहीं मेरी क्लास है। तो सही में देयर इज अ पर्सन नेम्ड एज श्रीकांत। वो अंधे थे बचपन से और उनको साइंस पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो उन्होंने पीआईएल फाइल किया कोर्ट में कि भाई ये गलत चीज है, कि अगर हमारे पास दिमाग है हम पढ़ सकते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम देख नहीं सकते तो हम ये पढ़ नहीं सकते। भाई स्क्राइब दिया जाए हमको, हम बोलेंगे वो आंसर लिखेगा। उसके बाद हिंदुस्तान में रूल बना, और अब कोई भी स्टूडेंट, इवन ब्लाइंड कैंडिडेट भी है, तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर वो ब्रेल वाला आता है।
ब्रेल विधि होती है डॉट डॉट वाली, लाइकवाइज। तो उसने एक एग्जांपल दिया जज साहब को, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइट एंड विजन। साइट एंड विजन में डिफरेंस होता है। मेरे को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, इट्स अ साइट, बट मेरा विजन है कि मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दे दूं जिससे आपको प्लानिंग चैप्टर बढ़िया से समझ में आ जाए। तो जो आपको टैंजिबली नजर आ रहा है, इट इज ओनली अ साइट, बट व्हाट यू कैन सेंस टू बी अ बेटर टुमारो, दैट इज नोन एज विजन बेसिकली। तो एक अच्छे मैनेजर की प्लानिंग तब अच्छी होगी जब विजन बढ़िया होगा। समझ में आ गया? तो जब मेरे से कोई बोलता है कि भाई ये इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लें क्या, मैंने कहा एकदम बकवास सौदा है हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का। बिकॉज इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर व्हाट चिल्ड्रन, ओवर प्राइस्ड, दे आर ओवर प्राइस्ड। चाइना वगैरह में इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों इतनी ज्यादा बिकती है? बिकॉज बैटरी का मैसिव प्रोडक्शन है ताइवान वगैरह में। तो बैटरी इज द मेन एलिमेंट इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल। इवन हमारी जो एक्टिवा आती है बच्चों, आपको शायद ये बात नहीं पता होगी, द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल इज ओनली 70,000 रुपीज। दो टैक्स है इसके ऊपर, एक 25,000 का, एक 20,000 का। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल दैट, जीएसटी पीएसटी सब मिला के। ये गाड़ी 1,25,000 की जब बिकती है तो 1/3 पैसा तो भारत सरकार कमाती है, और इसी पैसे से इनके नेताओं की लिविंग को फाइनेंस किया जाता है। 5,000 रुपए एमपी साहब को मिलता है टेलीफोन अलाउंस, और हम तो 666 के प्लान में 84 डेज जियो का अनलिमिटेड फोन यूज करते हैं। पता नहीं 5,000 को क्यों दिया जाता है। तो लाइक दिस हार्ड अर्नड इंडियंस मनी इज बीइंग वेस्टेड एट सम प्लेसेस चिल्ड्रन। तो अगर इंडिया में बैटरीज के प्रोडक्शन की बात करें कि भाई लोग बोलते हैं ना भाई पोल्यूशन कम हो जाएगा एंड ऑल दैट, थोड़ी सी अकल लगाइए। बैटरी ऊपर से तो टपकी नहीं है, इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन अ प्लांट। और अगर बैटरी को ठीक से रिसाइकिल नहीं किया गया तो इतना केमिकल वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जांपल ले लीजिए, जितना आपने पोल्यूशन आज बचाया नहीं, 10 साल बाद, 8 साल बाद, 5 साल बाद जब वो बैटरीज खराब होंगी वो उससे कहीं ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेंगी। तो इस मूवी में डायलॉग था, खैर बातें तो पहले से पता थी मेरे को, बट ये डायलॉग मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जो कहते हैं कि भाई बैटरी यूज करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो। एक तो बैटरी का प्रोडक्शन अभी इंडिया में हो नहीं रहा है, मैक्सिमम बैटरीज ताइवान और चाइना से आती हैं, तो आपको उससे होने वाले नुकसान का अंदाजा ही नहीं है। बट जब इसको रिसाइकिल करना पड़ेगा, क्या चाइना अपनी बैटरी वापस खरीदेगा? नो। क्या ताइवान अपनी बैटरी वापस खरीदेगा? रिसाइकलिंग कहां पे होगी? इंडिया के अंदर। तो जो इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है वो इन्हीं सब चीजों से बढ़ रहा है कि उसको डंप करने में इतना नुकसान हो रहा है कि उससे पेड़ पौधे पनप नहीं पा रहे हैं। तो बच्चे कहेंगे सर आपकी भाषा में क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीदनी चाहिए? स्कूटर तक तो ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रियंका जी के पास हो मेरी स्टूडेंट इसलिए मैं फेवर कर रहा हूं, बट 2 व्हीलर तक ठीक है, 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक होनी ही नहीं चाहिए। 2 रीजन है, एक तो महंगी पड़ती है, आई रिपीट, एक तो महंगी पड़ती है, और दूसरा उसकी बैटरी और बड़ी है। प्लस लोगों के पास हिंदुस्तान में पैसा इतना है, एक एक घर में 2-2 3-3 इलेक्ट्रिक व्हीकल लिए हुए हैं। तो आप अननेसेसरी सिर्फ गाड़ी खड़ी करके 5 साल धरती पे पॉल्यूशन बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? नहीं समझे बात को? पक्का? तो मेरे ओपिनियन में गवर्नमेंट को एक लॉ लेके आना चाहिए कि इफ देर आर मोर देन 3 पीपल टू ट्रेवल ओनली देन यू आर अलाउड टू यूज कार। ये कौन सी बात होती है सर? नहीं नहीं, आप यूज कर सकते हैं, टैक्स रेट थोड़ा बढ़ा दें, आपको गाड़ी महंगी दे दें, फ्यूल चार्जेस बढ़ा दें, टोल का प्राइस बढ़ा दें, शायद कुछ बेवकूफ टाइप के लोग समझ जाए। समझ में आ गई बात? क्या सोचिए प्रियंका जी? नहीं, आपके पास 2 पहिया ठीक है, 2 लोग आ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बैटरी छोटी होती है। तो मेंटल एक्सरसाइज समझ गए बच्चों? मेंटल एक्सरसाइज समझ गए भाई? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये क्या होता है सर लिमिटेशन? मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जल्दी से आप किसी चीज को प्लान नहीं कर सकते। एक बार प्लान बन गया, अगर काम नहीं किया तो आप उसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे जान पूछ के, अगर आपका बहुत ज्यादा पैसा लग चुका होगा तो। इसीलिए टोयोटा इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में इतनी जल्दी एंट्री नहीं ला रहा है, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने एंट्री ले आए, प्लांट लगा दिया हजारों करोड़ सेट करके, और कल को ये प्रॉब्लम आ गई जो मैंने अभी पिछले एग्जांपल में आपको दी, तो प्लांट बंद करने में लॉसेस वुड बी वेरी हाई। डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लान काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। सर डायनेमिक का मतलब क्या होता है भाई? साफ साफ लिखा भी, आपको पता भी है, इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट चिल्ड्रन बिकॉज इट इज नॉट एन इजी थिंग टू प्लान एनीथिंग। इंटेलिजेंट लोग आपको चाहिए, सड़क के मुन्ना हलवाई से तो प्लानिंग नहीं करवा लेंगे ना। एंड देयर इज नो गारंटी कि जो आपने प्लान किया वो सक्सेसफुल हो ही जाए। आजकल वो न्यूज आ रही है ना, जिन्होंने कोवैक्सीन वगैरह लगवाया था,
ब्लड क्लॉट्स बनने लग गए हैं, लोगों की डेथ हो रही है, चलिए थोड़ी देर के लिए उसको सही मान लेते हैं, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करिए, अगर मेडिसिन ना हुई होती तो जो डेथ रेट 5% का शायद वो 25% होता। कितने टैलेंटेड लोग हमारी दुनिया में मर गए होते, महीना होता तो पढ़ाता कौन इस प्राइस पे आपको? इज दैट अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? चलिए जोक्स अपार्ट चिल्ड्रन, तो भाई कोई गारंटी नहीं है कि कोवैक्सीन लग गई, कोविशील्ड लग गई तो आप जिंदा ही रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। और ज्यादा पंप एंड शो विदेशी कंपनियां कर रही हैं क्योंकि उनकी दवाइयां हमने खरीद के बेची नहीं है। अगर उनकी दवाइयां बिकती, उनकी जो स्पुतनिक थी रशिया की, और जो अमेरिका की वो कौन सी थी फाइजर कंपनी की, ये तो और दो कौड़ी की है। ये तो ऐसी दवाई है कि लोग यूएस से लगवाए, दूसरे देश घूमने गए, वापस गए, फिर कोविड हो गया। और हमारे यहाँ तो 10 लोगों को तो मैं जानता हूं जिन्होंने कोई इंजेक्शन लगवाया ही नहीं, टनाटन चल रहे हैं आजकल। क्यों? समोसा और छोला भटूरा चपक के खाया था उन्होंने। इज दैट अंडरस्टूड? तो आप प्लीज अपने डॉक्टर को और ये भारत बायोटेक के आधार पूना वाला इनको क्रेडिट ना दें। जो आज हम और आप जिंदा हैं तो वो सारी छोले भटूरे और समोसे के साथ खाई गई नाली के पानी वाली चटनी होती है, उसी के सब रहमो गरम पे जिंदा है। व्हाट इट? कॉपी फास्ट चिल्ड्रन, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्लान एनीथिंग। अभी हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन इलेक्शंस चल रहे हैं चिल्ड्रन, और हर स्टेट के अलग अलग टाइम पे, हर सिटी के अलग अलग टाइम पे हुए। अभी आखिरी फेज 1 जून को बचा हुआ है। तो क्या ये अचानक से हो गया? नो, इसकी प्लानिंग 6 महीने पहले कर दी गई। किस टीचर की, किस गवर्नमेंट ऑफिसर की, किस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ड्यूटी कहाँ पे लगेगी, किसके किसके ट्रांसपोर्ट कंपनी से बसेस आएंगी। इवन आजकल तो गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ हो गई, प्राइवेट कार भी मंगवा ले रही है। एक दो मेरे दोस्तों को प्रेम पत्र चला गया, बेचारों की हालत खराब हो गई है। देर आफ्टर पुलिस वालों की किसकी कहां से कहां ड्यूटी लगेगी। अरुणाचल प्रदेश का कोई पुलिस वाला है वो चला गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाला चला गया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वाला फेफड़ा फेफड़ा खाने के लिए गुजरात चला गया। तो दिस इज ऑल्सो प्लानिंग, एंड इट वॉज नॉट डन इन अ डे चिल्ड्रन, इट टुक वीक्स एंड months basically. So it's a highly time consuming process. टाइम कंज्यूमिंग, ऑफिसर्स इन्वॉल्व, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चों, जब चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं तो पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो आप टाइम कंज्यूमिंग के साथ लिख लीजिए, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड कॉस्टली प्रोसेस। तो इट इज नॉट अ चीपर प्रोसेस, पैसा भी लगता है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। किस स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने पुलिस वाले हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने एम्प्लॉयज हैं। नींद आ रही रूजा जी आपको? गुड मॉर्निंग। किस स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने एम्प्लॉयज हैं, उनकी पोस्टिंग कहाँ पे है, जब उनको बुलाया जाएगा एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ अ वेरी 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 चलन कॉस्टली प्रोसेस। समझ में आ गया? तो लोगों का सपना होता है आईएएस बनने का, बट उसके बाद जीवन में कितनी मरण खपन है किसी को वो नजर आती ही नहीं है। नहीं, प्लानिंग से टाइम और कॉस्ट कौन सा वाला बचता है? हम अभी पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग और सो कॉल्ड प्रॉपर प्लानिंग में टाइम और कॉस्ट अभी तो लग रहा है उस प्लान को बनाने में, जो और ज्यादा कॉस्ट लग सकती थी हैड द प्लान्स नॉट बीन मेड प्रॉपरली, उसके कंपैरिजन में कॉस्ट कम लगेगी अब। ओके, तो अगर आपने ठीक प्लान किया है, प्लान नहीं किया किसी चीज को, आपके 100 रुपए लग रहे हैं, अगर प्लान आउट कर लिया तो 70 रुपए में वही काम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मान लीजिए मेरे को क्लास का टाइम इन्फॉर्म करना है, प्लानिंग एकदम चौपट है, कबूतर के पैर में हम संदेश भेज रहे हैं आपके घर तक, 50-100 कबूतर किराए पे लेने पड़ेंगे कम से कम। बट अगर इंटरनेट यूज कर लें तो ये काम झटपट हो जाए। इज दैट अंडरस्टूड? तो यहां पे आपको पढ़ाया जा रहा है कि भाई टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस का मतलब व्हेन वी प्लान टाइम लगता है, बट अगर प्लान कर लिया तो जो आगे मिस प्लानिंग की वजह से या इल प्लानिंग की वजह से ज्यादा टाइम लगता है वो एटलीस्ट बच गया। समझ में आ गई बात? तो मान लीजिए आपके घर में बच्चों एक नया रूम बन रहा है, तो रूम में फ्लोरिंग भी होगी और व्हाइट वॉश भी होगा। तो पहले व्हाइट वॉश करवाएं कि पहले फ्लोरिंग करवा लें? पहले अंजलि जी कह रही व्हाइट वॉश करा लीजिए। चलिए, ये अंजलि जी प्लानिंग बता दी, बहुत बढ़िया, अपने जाल में खुद ही फंस गए, मेरे को फंसाने की जरूरत नहीं पड़ी। अंजलि जी ने पापा को बोला आप टेंशन मत लीजिए, आप ध्यान दीजिए काम नाम पे, हम खाली, हमारा स्कूल बंद चल रहा है, हम ये काम करा देंगे। पहले इन्होंने रूम की व्हाइट वॉश करा दिया पूरा, फिर ले आई मार्बल वाले को, अब तुम मार्बल लगाओ। मार्बल लगा के डर, जो मशीन की घिसाई चालू हुई, अगल बगल छिट्टे पड़े और दीवार पूरी चौपट। मम्मी बोली बैल हो क्या एकदम से, क्या कराई ये सब? मॉडर्न आर्ट है, बैल बैल कह रही हैं। सर की कोचिंग लगता है भी, कहती बैल, हर चीज पे बैल। समझ में आ गया, मॉडर्न आर्ट है। मम्मी कह रही अच्छा। अब बोलने लग गई लड़की, तू कौन बहस करे। पापा आ गए, पापा कह रहे बेटा बोला था ना। हाँ बोला था मम्मी, मॉडर्न आर्ट बोले, कुछ बोलिएगा ना ज्यादा, नहीं तो बोल दिए पापा ने ही कहा था, आपको भी लगे कायदे से।
तो ये गलत प्लानिंग हो गई आपकी। अब आपको फिर से व्हाइट वॉश कराना पड़ेगा, तो इसलिए पहले क्या काम ले जाए, फ्लोरिंग का, फ्लोरिंग के बाद व्हाइट वॉश, ये सही प्लानिंग है। तो पहले जब आपने प्लान किया, आई रिपीट, पहले प्लान किया तो पैसे लगे, बट प्लान अगर गलत हो गया तो पैसे और लग गए। और अगर यही प्लान सही बना होता तो वो जो एक्स्ट्रा लग गया आपका व्हाइट वॉश का 2 बार पैसा, वो ना लगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस जब आपने प्लान बनाया। ना होता तो उसके एग्जीक्यूशन में और ज्यादा कॉस्ट लगती, उसको कॉस्ट ना बोल के उसको तो लॉस बोल देंगे। इल प्लानिंग लीड्स टू लॉस, प्रॉपर प्लानिंग इज बिट कॉस्टली। ये बात समझ में आ गया? पुअर प्लानिंग लीड्स टू लॉस चिल्ड्रन एंड प्रॉपर प्लानिंग इज कॉस्टली। तो प्रॉपर प्लानिंग इज कॉस्टली मतलब पैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया? डिस्कशन हो गया यूनाइटेड नेशंस वाला, प्रियंका जी एंड प्रियंका जी? चलिए आपस में ही डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ भाई, डन दिस, समझ में आ गया बच्चों? चलो मूविंग अहेड। किसमें? गुड प्लानिंग रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, पूरा लिखिएगा। गुड प्लानिंग रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑन व्हाट? ऑन प्लानिंग इटसेल्फ और ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। तो वहां फंस जाएंगे ना, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा ऑन इट्स एग्जीक्यूशन, नहीं तो टीचर 6 में से 4.5 नंबर देगा, फिर आप स्क्रूटनी करवाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डन दिस चिल्ड्रन? इनफ्लेक्सिबिलिटी, टॉप मैनेजमेंट ने बोला कि भाई प्लान बेचिए 84 डेज का एट अ प्राइस ऑफ 999। एयरटेल का एम्प्लॉय बोल रहा है दिमाग खराब हो गया है क्या, वो जियो वाले 666 में दे रहे हैं और आप 999 में दे रहे हैं, कौन लेगा आपका प्लान? हमसे मतलब नहीं, बेचो प्लान। अरे इतना प्राइस डिफरेंस होगा तो नोबडी इज गोइंग टू टेक। एयरटेल का एम्प्लॉयर बोलेगा, टॉप मैनेजमेंट बोलेगा, भाई हमारी लागत बहुत ज्यादा है, आप एक काम करिए, जियो यहाँ पे 1.5 जीबी का प्लान देता है, कितने का? 1.5। काफी लोगों के घर में लगा हुआ है सो कॉल्ड वाईफाई, आप लिख दीजिए 2 जीबी, कितना? 2 जीबी, और प्लान बना दीजिए 777 का। खोपड़े में बात गई, प्लान बना दीजिए 777 का। जियो का 2 जीबी प्लान जो है वो मिलता है 888 का, तो पीपल विल नाउ प्रेफर एयरटेल। और रियलिटी में तो 2 जीबी बैंडविड्थ आपको देनी नहीं है, क्योंकि लोग तो घर में रहते हैं तो इंटरनेट यूज करते हैं। तो जो लोग मतलब वाईफाई यूज करते हैं, तो जो लोग वाईफाई नेटवर्क पे ना हो उनको आप ज्यादा बैंडविड्थ दीजिए, जो वाईफाई नेटवर्क यूज कर रहे हैं उनकी बैंडविड्थ कम कर दीजिए, तो उनको इंटरनेट का पूरा एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। तो पहले हमारे जमाने में, हमारे कंट्री में जब इंटरनेट चलता था ना बच्चों, एक प्रॉपर स्पीड सबको दी जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है। जैसे मेरा जूम है, इस समय इसकी स्पीड 119 किलोबाइट्स पर सेकेंड है, अब ये 118 हो गई, क्योंकि मैं ज्यादा बोल रहा हूं, जो मेरी पीपीटी है उस पर ग्राफिक्स ज्यादा है। अगर एक सिंपल टेक्स्ट पीडीएफ फाइल हो और मैं आपको कह रहा हूं कि चलो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, तो ये 20 kbps में काम कर देगा। तो ये नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स देखते रहते हैं कि किस डेटा को ट्रांसमिट करने में ज्यादा स्पीड चाहिए, किस डेटा को ट्रांसमिट करने में कम स्पीड। एकदम आपके दिमाग की तरह, अगर आपको 1 गिलास पानी उठाना है तो आपका मेंटल प्रिपरेशन है कि मेरे को एफर्ट ज्यादा नहीं करना, तो आप ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। बट अगर 50 किलो का सूटकेस उठाना है तो आप कहेंगे इसको थोड़ा उठाना है, थोड़ा ठीक से जरा, हाँ अब ध्यान से, एकदम से नहीं उठाएंगे, जर्क लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट धीरे धीरे लगाएंगे। इज दैट क्लियर? वही काम नेटवर्क भी करता है चल रहा है। तो इफ आई हैव टू पिक अप अ पीस ऑफ पेपर, मैं 2 उंगली या 1 उंगली से काम कर लूंगा। लैपटॉप उठाना है, अपने पैसे लगे हुए हैं, 30-40 हजार का सामान है, तो थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा। ये वाला मोबाइल है 50 बार गिर चुका है, ये वाला अरे भैया गिर गया तो नुकसान हो जाएगा, तो इसके लिए एक छल्ला लगा दिया है, इसको ऐसे छल्ले में पकड़ के चलता हूँ, कहीं गिर गया तो नुकसान ज्यादा होगा। समझ में आ गया? तो ये नेटवर्क बैंडविड्थ, इसी को प्लानिंग बोलते हैं। तो एक बार अगर आपने प्लान कर लिया कि आप सबको 100 kbps की स्पीड देंगे और आपके पास इतने नेटवर्क की औकात ही नहीं है, तो या तो बेइज्जती कराइए अपनी, या तो लोगों के पैसे वापस करिए। फ्लेक्सिबिलिटी अगर प्लान में नहीं है तो आपका खराब प्लान आपको लॉस में ले जाएगा चिल्ड्रन। समझ में आ गया इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब? तो रिजिड प्लान अगर है और आपको मार्केट के हिसाब से उसको चेंज करना है, डायनेमिक्स है, आप नहीं चला पा रहे उसको, तो यू विल सिंपली सफर व्हाट चिल्ड्रन? लॉस। तो काफी रेस्टोरेंट्स को मैंने देखा है, बहुत भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, भयंकर सजावट अवार्ड हो जाती है, बट उसके बाद उनके यहाँ उतने लोग आते ही नहीं है, तो इन दैट केस देयर प्लान इज इनफ्लेक्सिबल। मैक्सिमम रेस्टोरेंट में मैंने देखा है कि अगर आपको मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिश ऑर्डर करनी है, रेस्टोरेंट का रेट अगर 450 है चिल्ड्रन, तो ऑनलाइन जोमेटो पे भी इसका प्राइस क्या है? ये बेवकूफ बिजनेसमैन है, क्या है ये? बेवकूफ बिजनेसमैन।
हमारे इलाहाबाद में एक बड़ा ही फेमस रेस्टोरेंट है और मेरा फेवरेट भी है थोड़ा सा, एल चिको। अगर आप बटर चिकन ऑर्डर करते हैं मंडे, कोई बात नहीं चलेगा, तो जोमेटो पे 550 का मिलेगा, उनके रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे तो 750 का मिलेगा। सर ऐसा क्यों? भाई उनका कैलकुलेशन ये है कि अगर आप रेस्टोरेंट में आओगे तो आप हमारे बर्तन यूज करोगे, आप हमारी प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट करोगे, हमें उसके रिपेयर मेंटेनेंस पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। और इनकी क्लाइंटल लेटेस्ट से 100 क्लाइंट्स की है अपने रेस्टोरेंट में, तो ये कह रहे हैं कि 100 क्लाइंट्स अगर 750 की डिश का हमको पैसा दे जा रहे हैं तो हमारे खर्चे तो सब निकल गए, क्योंकि हमने अपना कॉस्ट एस्टिमेशन 100 के बेसिस पे किया है। जो ऑनलाइन वाले हैं अगर ये थोड़ा कम पैसा भी दें तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें सिर्फ किचन का कॉस्ट देखना है, बाकी हमारी कोई कॉस्ट लगी, एंड दे आर सक्सेसफुल चिल्ड्रन, दे आर सक्सेसफुल। तो मैकडोनल्ड्स को भी यही करना चाहिए कि जो वहां पे डाइन इन कर रहा है उसको आलू टिक्की बर्गर 50 में चिपकाओ, और सौरभ सर अगर मंगवा रहे हैं, टीचर हैं, देश का उद्धार कर रहे हैं, इनको 5 में दे दो, स्टूडेंट्स हैं इनके, इनको 25 में दे दो, क्योंकि ये आपके रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई, सबको समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? तो इनफ्लेक्सिबल टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसाइड कर दिया, बेचारे मिडिल लेवल वालों को तो उसको मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। अपनी अकल मत लगाओ, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के दिखावे पे जाओ। समझे इस बात को? पक्का? डाउन चिल्ड्रन? चलिए चलें आगे। मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट, ये क्या सर इसकी खबर बना दी क्या? नहीं, खबर नहीं बनाई है। अगर आपकी मार्केट ऐसी है जहां पे आपको प्लान्स घड़ी घड़ी चेंज करने पड़ते हैं, तो क्या वहां पे आप एक बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म एक्यूरेट प्लान बनाएंगे चिल्ड्रन? बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। सो अगर आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस पाकिस्तान की तरह है, कल कौन प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा, आपको नहीं पता, तो इन दैट केस यू विल मेक वेरी 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 शॉर्ट टर्म प्लान्स, वेरी 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 शॉर्ट टर्म प्लान्स। अडानी अंबानी जी को पता है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट नहीं आएगा, वो हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर देंगे। बट अगर आप उनसे कहिए कि जाओ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, दे वुड से, भाई वो जो क्रिकेटर थे, क्या नाम था उनका भाई, क्रिकेटर जो थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान के, इमरान खान जी, समझ में आ गया? इमरान खान जी, एक बार बहस हो गई मेरे से, तो मैंने कहा तमीज से रहना, तुम्हारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो हमारे सचिन की बॉल उठा के लाता था कितनी बार, जब दोनों लोग क्रिकेट खेलते थे। तो इमरान खान जी के अच्छे दोस्त हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अडानी जी, इन्वेस्ट कर दिया अडानी जी ने 5,000 करोड़, बाद में तख्ता पलट हो गया, मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। मैंने, मेरे को ये आदमी पसंद नहीं है, ये 10वीं क्लास ड्रॉप आउट है, ये स्कूल भी नहीं गया है, ये बच्चों के सामने गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है, बच्चे घर जाके पेरेंट्स से कह रहे हैं, बोलते हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अडानी पढ़ा था क्या? हम भी 10वीं ड्रॉप आउट, हम भी नहीं पढ़ेंगे। अडानी के खानदान में 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, आपके पास नहीं, इसलिए पढ़ लीजिए। तो अब उनको लग रहा है कि भाई इमरान खान से जान पहचान थी तो बिजनेस चलेगा अच्छा, बट कल को अगर तख्ता पलट हो गया तो मेरे को कहीं लात मार के भगाना दिया जाए, तो क्या मिस्टर अडानी वहां इन्वेस्ट करेंगे बच्चों? बिल्कुल नहीं करेंगे। इंडिया की सोसाइटी जब तक सो कॉल्ड गवर्नमेंट एक थी, गरीब लोगों को राशन पानी फ्री में देती थी, एकदम आवारा टाइप के थे, काम धाम कुछ नहीं करते थे, तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने ज्यादा जॉब्स के लिए प्लान ही नहीं किया। अब ये फोकट का राशन देने वाली सरकार चली गई और अगली सरकार आई। अगर खाना खाने का पैसा चाहिए तो लेबर का काम कर लो, 400 रुपए प्रतिदिन में, काम हमारे पास है, हम दे रहे हैं। नहीं, पिछली सरकार तो हमें फ्री में देती थी, हम भी फ्री में देंगे जहर, एक ही बार देना पड़ेगा, बार बार तो देना नहीं पड़ेगा। तो दूसरी गवर्नमेंट कह रही भाई हमारा प्लान तो ऐसा है कि अगर आप काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कंडीशंस जहां पे सोसाइटी सर्वाइव करती है, सोशल कंडीशंस। तो अगर हमारे देश की पॉलिटिकल सोशल टेक्नोलॉजिकल कंडीशन हमें सपोर्ट नहीं करती, क्या हम बहुत ज्यादा सो कॉल इन्वेस्ट करेंगे? नो। इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बच्चों, किसी जमाने में सबसे ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स हुआ करते थे, और इसी वजह से कंपनीज ने अपने प्राइसेस डाउन किए, और इसी वजह से कुछ कंपनीज टोटली बंद हो गई। टेलीनॉर वाज अ कंपनी, बंद हो गई। टाटा का डोकोमो आया, वो बंद हो गया। एसआर था, वो वोडाफोन के साथ मर्ज हो गया, मतलब बंद ही हो गया। उषा फोन एक बहुत पुरानी कंपनी थी, मतलब देन आई वाज इन क्लास 10th, आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, तो तभी बंद हो गई। तो जब इतने ढेर सारे ऑपरेटर्स आएंगे, तो जो ऑपरेटर कम कॉस्ट में बिजनेस कर पाएगा वो सर्वाइव करेगा, जो वेल्दी ऑपरेटर होगा बाकी सब बंद हो जाएंगे। इसीलिए क्रिश जी ध्यान दीजिएगा, जो आपके दुबई में, यूएई में नहीं चल रहा जूम नॉर्मल इंटरनेट प्रोटोकॉल से, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट चाहती है कि दो अपने ऑपरेटर्स जो हैं, लेट देम सर्वाइव, लेट देम प्रॉस्पेर, हम किसी बाहरी को यहां आने
नहीं देंगे ताकि वो इनका बिजनेस बंद कर दे। तो अगर यूएई की गवर्नमेंट अलाउ करे अडानी अंबानी जी को, तो ये वहां पे भी अपना नेटवर्क ले जाएंगे और वेल्दी इतने ज्यादा है कि उन दोनों को भी खरीद लेंगे वहां जाके और फिर डोमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या यूएई में काम करेगा अडानी जी और अंबानी जी का प्लान? बिल्कुल नहीं काम करेगा। इज दैट क्लियर? समझ गए भाई? समझ गए? इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अभी अभी मैंने पॉइंट आपको लिखवाया चिल्ड्रन। एक्सपर्ट्स की सर्विसेज चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा पैसे आपके खर्च होंगे। साइंटिफिक कैलकुलेशंस आर नीडेड, गूगल काम कम आता है, वर्कशीट, एक्सेल, पढ़े लिखे लोग, रिसर्च, डेटा एक्यूमुलेशन, डेटा का एनालिसिस, अलग अलग साइंटिफिक मॉडल्स होते हैं। एक टूल शायद आपने नाम सुना होगा, मैटलैब। आई रिपीट चिल्ड्रन, मैटलैब, MATLAB। काफी साइंटिस्ट वगैरह, रिसर्च स्कॉलर्स भी इसको यूज करते हैं। काफी साइकोलॉजिस्ट की आपको हेल्प लेनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है, तब जाके आपका एक प्लान बन पाता है। काफी फील्ड सर्वे कराना पड़ेगा, काफी रिसर्च करानी पड़ेगी, बहुत स्टाफ हायर करना पड़ेगा, आसान नहीं होता प्लान बनाना। ये वो घर में शादी का प्लान नहीं है, 4 लोग बैठ गए हो गया प्लान। पूरे देश में बिजनेस सेटअप करने का प्लान है। खोपड़े में बात गई। और पता लगा आपने टाटा की तरह ममता बनर्जी जी से बगैर ठीक ठाक परमिशन लिए, बगैर घूस वूस दिए प्लांट सेटअप कर लिया नैनो का, ममता बनर्जी जी ने भड़का दिया सारे किसानों को, पत्थरबाजी करने लग गए। 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था टाटा का। टाटा था तो झेल गया, कोई दूसरा होता तो झेल पाता चलन? बिल्कुल ना झेल पाता। तो मेनी टाइम्स ऐसा होता है, आपने प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया, उन्होंने आपके लाइसेंस को अप्रूव किया, अलाउ कर दिया आपके बिजनेस सेटअप को, अगली गवर्नमेंट से आपकी बनती नहीं थी, वो आपकी फैक्ट्री में लगवा देगी व्हाट इज कॉल्ड एज ताला। फिर आप करते रहिएगा ताल तलैया। व्हाट इट? समझ में आ गया ह्यूज कॉस्ट का मतलब? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? एनी डाउट्स चिल्ड्रन? चलो आगे, कॉपीड एवरीबॉडी? चलिए। इज इट अ गारंटी जो प्लान किया है वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा चिल्ड्रन? इज इट अ गारंटी जो प्लान किया वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा? नॉट एट ऑल। सो प्लान्स आर बेसिकली द फोरकास्ट चिल्ड्रन। ये सिंपल एस्टिमेट होता है, आपने आज सोचा फ्यूचर में कुछ अप्लाई करने के लिए, बट अगर आपका आज का डेटा कलेक्टेड जिस पे फोरकास्ट बेस्ड है वो सही नहीं है, तो आपका प्लान भी एकदम गड़बड़ा जाएगा। तो काफी कंपनीज इंडिया में आई, बट उन कंपनीज में भी किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि रिलायंस इज एंटरिंग इनटू द इंडियन मार्केट एज अ टेलीकॉम ऑपरेटर। क्योंकि लोग सही सोचते थे कि भाई रिलायंस के पास तो कोई रिसर्च भी नहीं है, कोई स्टाफ भी नहीं है, कोई बिजनेस एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्यों ये टेलीकॉम में आएंगे। बट इनको ये नहीं पता था स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजीज कंपनी के पास, जिसके पास 4G की वोल्टे टेक्नोलॉजी थी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, रिलायंस उसी को खरीद लेगा। समझ में आ गया? इंडियन लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स को ये बात कभी पता ही नहीं थी कि टाटा वाले भी जैगवार लैंड रोवर को खरीदेंगे। बट इससे पहले कि BMW और मर्सिडीज इंडिया में अपने पैर पसार पाता, मैन्युफैक्चरिंग हब प्रॉपरली सेटअप कर पाता। अभी उनका हब है बट उतना प्रॉपर नहीं है। तो जब उनको पता लग जाता कि भाई टाटा इज गोइंग टू बाय JLR, जैगवार लैंड रोवर, क्या मर्सिडीज BMW कभी हिंदुस्तान में आएंगे? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम टाटा को कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मर्सिडीज BMW 4 मॉडल लेके दुकान चलाते हैं अपनी, टाटा के पास तो 40 मॉडल की रेंज है। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? जो भी प्लान आपका हो, आपका फोरकास्ट जो भी हो, वो आपके डेटा पे एकदम सही बैठना चाहिए। इफ योर डेटा कलेक्शन इज फॉल्टी, प्लान चौपट हो जाएगा पूरी तरह से, पूरी तरह से। जी टीवी का नाम सुना है चिल्ड्रन? एक समय था जब जी टीवी इंसॉल्वेंट होने की कगार पर था। GD गोयनका ग्रुप जो है, जिनका GD गोयनका स्कूल भी चलता है, बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने जी टीवी को खरीद लिया। और इनका विजन क्या था? जैसे नेटफ्लिक्स है, जैसे सो कॉल्ड Amazon प्राइम वीडियो है, डिज्नी हॉटस्टार है, हम भी Z5 को OTT प्लेटफॉर्म बना देंगे। और जब ये OTT मार्केट में आ गए तो जितना इनका रेवेन्यू लॉस था वापस से बढ़ने लग गया। पैसे की कमी है नहीं इनके पास, हो सकता है किसी जमाने में नेटफ्लिक्स को भी खरीद लें। सोनी लिव को इम्पॉसिबल है खरीदना, रूपर्ट मर्डॉक की कंपनी हो, बेचेगा नहीं इनको, ईगो प्रॉब्लम, चाहे नुकसान हो जाए। तो 2 प्लेटफॉर्म ही हुआ करते थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वन वाज जीटेल फिल्म्स एंड अदर वाज सोनी। ये सोनी वही है जिनका सोनी टीवी आता है बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो धीरे धीरे करके सोनी ने ढेर सारे चैनल्स, वो B4U एंड ऑल दैट खरीदना स्टार्ट कर दिया, और जी टीवी ने भी अपने आप को इसी तरह से एक्सपैंड किया। बट जो इनके CEO थे, इनका नाम क्या था भाई, बीजेपी से राज्यसभा MP भी हैं, सुभाष चंद्रा, यस, सुभाष चंद्रा जी, वो थोड़े अनिल अंबानी टाइप मटेरियल थे। नेतागिरी में इंटरेस्ट ज्यादा, काम धंधे में इंटरेस्ट कम, तो बिजनेस की सही प्लानिंग की नहीं,
तो जब इंसॉल्वेंट होने की कगार पे आए, बोले होंगे किसी से, भाई हमारा बिजनेस बढ़िया दाम पे किसी को बिकवा दो। तो नेताजी ने फोन किया, गोयनका साहब बोल रहे हैं? हाँ भाई गोयनका साहब बोल रहे हैं। वो जरा इनका बिजनेस खरीद लीजिए। अरे तो डूबती हुई कंपनी है। अरे हम प्रॉफिट में ला देंगे ना, आप खरीदिए तो बस इनको, उधर से भी फायदा और इधर से भी। तो इन्होंने ऑनलाइन क्रिएट कर दिया ओटीटी चैनल। अब धीरे धीरे जियो सिनेमा भी आ रहा है, अभी वो 29 रुपीज का है। तो जियो वाले कह रहे हैं हम पागलपंती नहीं करेंगे, कोई हमें ओटीटी फोटीटी नहीं चलाना है, हम बस इस जुगाड़ में लगेंगे हमें लोग जाने, और आने वाले टाइम में हम नेटफ्लिक्स को, सोनी लिव को, Z5 को, और वो कौन सा एक आता है डिज्नी हॉटस्टार और Amazon प्राइम वीडियो, शायद Amazon प्राइम वीडियो को ना खरीद पाए, वो जेफ बीजोस बेचेंगे नहीं इनको। तो इन चार को अगर हमने खरीद लिया तो ऑटोमेटिकली हम एक धूल के कण से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाएंगे। फंडामेंटल क्लियर? तो मॉडर्न वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल एक्विजिशन ऐसे ही चलता है, या तो खुद बड़े बन जाइए, औकात नहीं है एफर्ट बहुत करना पड़ेगा, चला चलाया बिजनेस खरीद लीजिए। समझ में आ गई बात? नहीं समझी प्रियंका जी बात को? चलिए डन दिस। सो व्हाट इज प्लानिंग प्रोसेस? सबने कॉपी कर लिया लास्ट स्लाइड? ये होती है प्लानिंग प्रोसेस चिल्ड्रन। आपको एक स्कूल खोलना है, ऑब्जेक्टिव सेटअप करिए, क्यों स्कूल खोलना चाहते हैं, किस लेवल का स्कूल खोलना चाहते हैं। सर हम स्कूल खोलेंगे नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक का, और डबल शिफ्ट में स्कूल चलाएंगे, किसी को भी एडमिशन के लिए मना नहीं करेंगे, सिर्फ हर 15 दिन में एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, एक एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और एक हर 15 दिन में। जो बच्चे का एप्टीट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंगली क्लास अलॉट होगी। ये नहीं कि 5 साल का बच्चा तो घुसेड़ दो प्रेप में, 6 साल का है तो 1 में ले आओ, 16 साल का 10वीं में ले आओ। अगर 12 साल का बच्चा अपने सो कॉल्ड 7th क्लास के मैथ्स के लेवल को अचीव कर पा रहा है 100%, तो हम उसके पेरेंट्स को कहेंगे आप एक काम करिए, इसको गणित 8वीं की करवाइए। बट वो अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाता तो इंग्लिश उसको क्लास 2 की पढ़वा देंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी पढ़ाई चलती थी, लेक्चर्स आर गोइंग ऑन, अपने इंटरेस्ट और कैलिबर के हिसाब से बैठ जाइए जाके। मतलब उस जमाने में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी। तो अब तो वही है कि बस दरवाजा खुला, इसी दरवाजे में जाना है, चाहे तुम्हारा मन हो चाहे ना हो। आएंगे खुलेंगे ऐसे स्कूल, विजनरीज आर देयर इन इंडिया चिल्ड्रन, परेशान मत होइए, खुलेंगे ऐसे स्कूल। यूएस में ऐसा ही होता है, वहां कितनी बार 10 साल का इंसान क्लास 1 में भी होता है और कितनी बार 14 साल वाला ग्रेजुएशन में भी बैठा होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटल कैलिबर, कि भाई आपका फिजिक्स अच्छा है, आपका लिटरेचर अच्छा है, बट आपका हिंदी बेकार है, तो भाई हिंदी आपको क्लास 2 की पढ़ा देते हैं, और लिटरेचर आपको क्लास 8 की पढ़ा देते हैं, और फिजिक्स 9th की पढ़ा देते हैं। समझना क्या? फिर सर्टिफिकेशन एग्जाम एक करा लेंगे, जिस सब्जेक्ट में अच्छा करोगे वैसा प्रोफेशन और जॉब चूज कर लेना, बस दैट्स इट। नहीं समझ में आई बात बच्चों? समझ में आ गई बात? जो आईआईटी पास करके कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गया बच्चों, उसको हिस्ट्री उतनी नहीं काम आएगी जितना कंप्यूटर की कोडिंग काम आएगी। तो अगर उसको क्लास 8 में कंप्यूटर की कोडिंग पढ़ा दी गई होती तो शायद आज उसको क्या इतना समय बर्बाद करना पड़ता इस लेवल तक पहुंचने के लिए बच्चों? बिल्कुल भी नहीं बर्बाद करना पड़ता। बात समझ में आ गई? क्लियरली अंडरस्टूड? तो सबसे पहला काम करना है आपको ऑब्जेक्टिव सेटअप करना है। डेवलपिंग प्रेमाइसेस क्या होता है? सर बिल्डिंग बिल्डिंग बनवानी है? अरे नहीं भैया, बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं बनवानी। आपका एरिया ऑफ थिंकिंग क्या रहेगा, किस लेवल तक आप चीजों को सोचेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपिंग प्रेमाइसेस। इज दैट क्लियर? मल्टीपल प्लान्स अगर आपने बना लिए तो इसमें से बेस्ट इस सिचुएशन के हिसाब से कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट जिससे हो, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। फिर आप इवैल्यूएट करेंगे कि भाई किस प्लान को लेने से कितना फायदा कितना नुकसान, कहां कितनी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। स्कूल खोलें कि सीधे एमबीए कॉलेज खोलें? स्कूल खोल लो, हर बच्चा 12 तक तो पढ़ता ही पढ़ता है। एमबीए कॉलेज खोलने में इंडिया में कंपटीशन अब ज्यादा है। सर यूनिवर्सिटी ना खोलने सीधे? यूनिवर्सिटी खोलने में फर्जिफिकेशन ज्यादा होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इंडिया में उतने ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा स्कूल में पढ़ते हैं। तो बेस्ट इज कि अगर किसी को एजुकेशनल सेक्टर में एंट्री मारनी है तो कहां से मारे बच्चों? स्कूल। पैसे वैसे आ जाए फिर यूनिवर्सिटी खोल लीजिएगा। देन यू विल सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फिर आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे जो सोचा था इट इज हैपनिंग और नॉट। इफ इट इज नॉट हैपनिंग आप अपने प्लान को रिवर्क करेंगे। आई रिपीट, आप अपने प्लान को रिवर्क करेंगे। इज दैट क्लियर? और फिर उसके अकॉर्डिंगली नए ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। बातें समझ में आ गई? झटपट लिख लें चलें वेरी क्विकली। तो चिल्ड्रन लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन ऑल दीज स्टेप्स। तो सबसे पहला काम है ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लीजिए, किस पर्पस से आप बिजनेस करना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे लेंगे। व्हेन मारुति केम टू इंडिया,
इंदिरा गांधी जी के जो बेटे थे संजय गांधी जी, उनका यह सपना था कि इंडिया में एक लो इनकम ग्रुप वाला पर्सन भी एटलीस्ट कार पे ट्रैवल कर पाए। ये सुनो, तो मारुति ने कोलैबोरेट किया सुजुकी के साथ और कंपनी खोली मारुति उद्योग लिमिटेड। लेटर ऑन इट वाज रीनेम्ड एज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इनका ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि इंडिया बड़ा ही पॉपुलेटेड कंट्री है और लोगों की जो इनकम थी उस जमाने में, मैं बात कर रहा हूँ 1983 में जब इन्होंने लॉन्च किया, इनकम वाज आल्सो नॉट दैट मच ह्यूज कि हर इंसान यार दूसरा इंसान मर्सिडीज खरीद पाए। ऐसा नहीं कि उस जमाने में मर्सिडीज नहीं थी, बट दो चार शहरों में कहीं शायद एक नजर आती थी। आज तो एक शहर में 50 मिल जाएंगी आपको। स्मॉल कार्स पे फोकस करना है और इन लोगों को फोकस करना है जिनकी इनकम बहुत लो है। तो मतलब आपको एक ऐसी कार लानी पड़ेगी जो साइज में छोटी हो, प्लस उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम हो। आती तो मर्सिडीज की भी टू व्हीलर कार थी, मतलब फोर व्हीलर थी, टू डोर कार, जिसको मर्सिडीज स्मार्ट बोला जाता था। नैनो उसी का कॉपी डिजाइन था बेसिकली। 27.5 लाख रुपए की गाड़ी थी हिंदुस्तान में, और दो लोग बैठ के जाते थे, टैची भी नहीं रख सकते थे अपनी। तो वो कार इंडिया में फ्लॉप शो हो गई। इज दैट क्लियर? यहाँ तो आदमी सोचता है कार खरीदी है, 12 लोग इसी में बैठा लें, बाकी दो से बोले अच्छा तुम डिक्की में बैठ जाओ, अच्छा तुम दरवाजे पे बैठे, अच्छा तो खाली है पूरी पूरी। खैर, तो ऐसी कार लॉन्च करें जो साइज में छोटी हो, क्योंकि भाई उस जमाने में तो इतनी चौड़ी रोड हिंदुस्तान में होती नहीं थी। एंड देयर आफ्टर इनकम लोगों की क्योंकि लो है, तो रिपेयर मेंटेनेंस भी कार का कम होना चाहिए। तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए। तो सबसे पहले इन्होंने जो कार लॉन्च की चिल्ड्रन, दैट वाज मारुति 800। तो सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो आती है इनकी गाड़ी। नहीं आती है बच्चों, बट पहली वाली मारुति 800 एकदम डिफरेंट थी। कुछ शहरों में नजर आती है, उसका बॉनेट ऐसे स्लांट ना होकर चिपटा होता था और बैक साइड से उसका सिर्फ शीशा ओपन होता था। उसके बाद इन्होंने कार लॉन्च की जिसको मारुति वैन बोलते थे लोग, और उसका नाम क्या था, ओमनी। और उसके बाद एक कार लॉन्च की जो आजकल जिमनी आ रही है बच्चों, अपग्रेडेड वर्जन है, उस जमाने में जिप्सी आती थी। फिर जिप्सी डिफेंस वालों ने बोला कि हमको दे दीजिए, तो मारुति ने पब्लिक डोमेन में इसको बेचना बंद कर दिया। अब यहां तक का ईयर ये 1982 से लेकर हम लगभग 91-92 तक आ चुके थे। तो सोचा गया कि भाई कंट्री में लोगों की कमाई बढ़ रही है, तो चलो महंगी सेमी बेस लग्जरी गाड़ी लॉन्च करें। तो उन्होंने लॉन्च की मारुति जेन। उसके बाद एक सेडान गाड़ी लॉन्च की जिसका नाम रखा मारुति एस्टीम। और ये सब गाड़ियां वही सस्ती थी। मारुति 800 तो 47,000 रुपीज की हुआ करती थी, मतलब जितने में आज एक आईफोन आता है सेकेंड हैंड टाइप, उससे सस्ती मारुति थी। और आज तो भाई 4-5 लाख रुपए की आपको मारुति ऑल्टो K10 मिलती है। 800 का तो इंजन पुराना हो गया इसलिए बंद बंद हो गई। खैर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मार्केटिंग नहीं पढ़े हम लोग। तो कंपनी की आइडियोलॉजी क्या थी कि हमको स्मॉल कार्स देनी है, और वो भी किसको देनी है, लो इनकम ग्रुप वालों को। इज दैट क्लियर? तो इन्होंने कभी भी बहुत महंगा एडवर्टाइजमेंट किया ही नहीं। कभी भी ये पीपल दोज हु वर अर्निंग लैक्स एंड करोड़, उनके पास कभी ये पहुंचे ही नहीं। बट अब यहीं पे बच्चों अगर हम बात करें, ब्रिटिश मोटर वैगन कंपनी, मर्सिडीज बेंज, क्या इन्होंने कभी सोचा कि हिंदुस्तानियों के लिए सस्ती गाड़ी लाएं? नो। BMW तो साइकिल भी अपनी 2 लाख रुपए में बेचता है। इनको लगा कि दैट इंडिया में स्मॉल कार मार्केट में तो बहुत कंपटीशन है, मारुति इज देयर और इनको कॉम्पीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसी बात नहीं थी बच्चों। मारुति सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करता है, दे ऑपरेट ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं है क्योंकि वहां रोड नहीं है। इनको लगा कि अगर हिंदुस्तान में मारुति का कंपटीशन 1984 में करने के लिए 50,000 की BMW लॉन्च कर दी, तो जिन देशों में करोड़ों की गाड़ियां बेच रहे हैं ना, वहां पे गाड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी। लोग इंडिया से BMW 800 खरीदने लग जाएंगे। तो एक अच्छे बाजार में जहां पे आपकी क्लाइंटेल अरबों खरबों रुपए की है, क्या आप उसको मिस करके हजारों पे आएंगे? नो। और आज भी उसी टेक्नोलॉजी पे, उसी अप्रोच पे, उसी माइंडसेट पे चलते हैं कि हमको गाड़ी ना बेचना मंजूर है, बट हम करोड़ रुपए, 80 लाख 50 लाख से कम की गाड़ी बेचेंगे ही नहीं। तो कैन वी से दैट मारुति एंड BMW हैज एनी कंपटीशन? इनका कोई कंपटीशन नहीं है। देयर मार्केट इज डिफरेंट, देयर मार्केट इज डिफरेंट। खोपड़े में बात नहीं चल रहा, समझ में क्या? और मारुति का दूर दूर तक कोई टारगेट नहीं है कि कभी हम इन्हें कॉम्पीट भी करेंगे, बिकॉज दे आर मध्यम स्वर्ग वाली गाड़ियां, एंड दे आर कार्स फॉर रिच पीपल। एक बार मैंने सोचा BMW खरीदने के लिए, बाद में पता लगा इसमें स्टेपनी भी नहीं मिलती। मैंने रहने दो, कम से कम गाड़ी तो 5 टायर वाली लो। समझ में आ गई बात? रिसर्च किया क्यों नहीं मिलता BMW में स्टेपनी। जो करोड़ की गाड़ी खरीदेगा वो स्टेपनी बदलेगा,
बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसलिए अबव ऑल कॉस्ट सेविंग, अबव ऑल कॉस्ट सेविंग। समझ में आ गई बच्चों बातें? पक्का? तो देयर वेल डिफाइंड लॉजिक इज लग्जूरियस लोगों को कार बेचनी है और किसी को नहीं बेचनी है। समझ में आ गया? तो यही जो मैनेजर्स होते हैं ये अपने आइडियाज देते हैं। तो मारुति जब आया था तो एक सस्ती कार बन के आया था, बट आज मारुति की गाड़ियां भी बढ़िया हैं। 20-20 लाख रुपए की गाड़ी मारुति भी बेचने लग गया। तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज किया कि अब लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो अब लोग चाहते हैं हाई स्पीड कार मिले, लग्जूरियस कार मिले। एक बार मिस्टर कोई XYZ थे मारुति के मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने बात बोली कि मारुति कभी भी इंडिया में सन रूफ, मून रूफ जो भी होता है ये गाड़ी कभी लाएगा ही नहीं, क्योंकि दीज कार्स आर बेसिकली फॉर यूरोपियन कंट्रीज जहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो सन के लिए वो सो कॉल्ड सन रूफ की गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। बट जब उनको पता लगा किया मोटर्स आ गया, Hyundai आ गया, और लोग उनकी गाड़ियों को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इसमें सनरूफ है। और एक बार तो मैंने फोटो भी देखी थी, कुछ लोग पाइप खरीद के ला रहे थे, वो गाड़ी में ऊपर रख लिए और सनरूफ से उसको बाहर निकाल दिए। ऐसे से दलित लोग हैं हिंदुस्तान में, 50 लाख की गाड़ी खरीदने और पाइप लोड करके ला रहे हैं। नहीं तो ट्रॉली से पाइप लाना पड़ता है, जगह ज्यादा चाहिए, तो गाड़ी में पाइप रख ली, ऊपर से निकाल दिए बाहर। इज दैट क्लियर? फोटो नजर आएगी तो शेयर करूंगा आपके साथ। तो इन दैट केस मारुति ने कहा कि भाई अगर हमने सनरूफ वाली कार नहीं निकाली तो हमारी कंपनी की जो सेल्स है वो धड़ाम से गिर जाएंगी। इज दैट क्लियर? अब जिस दिन मारुति स्विफ्ट और ऑल्टो में सनरूफ ले आया बच्चों, तो समझ लीजिए उस दिन i20 में भी सनरूफ आ जाएगी। सर अब इसमें सनरूफ क्यों नहीं आती है? ये बेचारे ऑल्टो खरीदने वाले, स्विफ्ट खरीदने वाले बहुत करोड़पति नहीं होते हैं, तो इनके अंदर ज्यादा ऐशो आराम, अय्याशी और आवारगी की चिंता, इनको बस गाड़ी चलना है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात? इज दैट क्लियर? और बड़ी गाड़ी में सनरूफ लगाने से गाड़ी थोड़ी बैलेंस रहती है। ऑल्टो में पता लगा सनरूफ लगा दिए, लोग बाहर कौवे एक तरह कर रहे हैं, किसी ने ब्रेक मारी निकल के बाहर चले आए। समझ में आ गया? तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस गाड़ी में सनरूफ देनी और किस में नहीं देनी। समझ में आ गई बात भाई? फोरकास्ट करिए सिचुएशंस की भाई, क्या गवर्नमेंट है, आपका रॉ मटेरियल कहां से आएगा, टेक्नोलॉजी क्या है, सरकार की पॉलिसी क्या है। तो गवर्नमेंट ने मारुति को बोला आप गाड़ी बनाइए जिमनी, बट अभी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे इस गाड़ी को इंडिया में बेचने के लिए। क्यों नहीं अलाउ करेंगे? ठीक है कल से तुम्हारी फैक्ट्री बंद। नहीं नहीं हम ऐसे ही पूछ रहे हैं मतलब। तो कंपनी ने बोला देयर आर रीजंस, जो हम गाड़ी लॉन्च करना चाहते हैं, लोगों को पसंद है हमारी गाड़ी। गवर्नमेंट बोली नहीं, लेट आनंद महिंद्रा सेल महिंद्रा थार इन लार्ज क्वांटिटी, वो सब खरीदने, उनका पेट भर जाए, फिर आपको परमिशन दी जाएगी। समझ में आ गई बात? तो मारुति वालों ने गाड़ी का प्रोडक्शन तो स्टार्ट कर दिया था, कोविड के थोड़े बाद से ही चल रहे हैं, एंड सारा का सारा आउटपुट इनका जापान एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि जापान में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाज हाई, यहाँ पे इट वाज लो। तो डेवलपिंग प्रेमाइसेस मतलब इन्होंने कंडीशन सोची कि जापान में तो गाड़ी महंगी बन रही है, इंडिया में बना तो सकते हैं सस्ती, बट इंडिया में सेल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाओ इंडिया में और बेचो कहां पे? जापान में। खोपड़े में बात गई चलन, खोपड़े में बात गई। तो इन्होंने इंडिया में जिमनी बनाकर जापान एक्सपोर्ट करनी स्टार्ट की। जब इनपुट्स आए कार इज वेरी गुड एंड ऑल दैट, लोगों ने इंक्वायरी की, मारुति को ईमेल किया, मारुति को शायद नजर आया होगा 1 महीने में 15 ईमेल्स आ गए हैं, तो चलो इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन करके बेचना स्टार्ट करते हैं। लगाया होगा भारत सरकार से कोई जुगाड़ उगाड़ कि भाई हमारे प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पे ज्यादा है, प्लीज हैव पॉलिसीज और हमको भी कार बेचने की परमिशन दी जाए। तो इनको कार बेचने की परमिशन मिल गई। ऐसे ही Hyundai की गाड़ी है बच्चों सैंट्रो, इंडिया में पहली गाड़ी Hyundai ने वही लॉन्च की थी। एयर कंडीशनर मर्सिडीज से बढ़िया था उनका। इंडिया में बहुत गाड़ी बेची उन्होंने, मॉडल पुराना हो गया, लोगों की लाइकिंग खत्म हो गई, उन्होंने चेंज कर दिया उसको। उसके बावजूद भी काफी साल तक सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक ये गाड़ी इंडिया से बनके एक्सपोर्ट होती थी, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाज वेरी हाई और प्रोडक्शन कॉस्ट भी, लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी, इंडिया में सस्ती थी। समझ में आ गई बात? प्लानिंग प्रेमाइसेस का मतलब समझ में आ गया? द एरिया और द फैक्टर्स विच गवर्न आर प्लानिंग। कुछ भी आप सोचें, भैया की शादी है, आपने सोचा किसी गार्डन में टेंट लगवाएंगे, मम्मी ने कहा बरसात का सीजन है, बारिश हो सकती है, टेक अ कवर्ड स्पेस। तो अगेन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्लानिंग प्रेमाइसेस। द लेवल, द एक्ट, द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग बेसिकली। लिख लीजिए बच्चों, याद रहेगा हमेशा। द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग is called as planning premises.
समझ में आ गया बच्चों, एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग को क्या बोलते हैं? प्लानिंग प्रेमिसेस। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फेसबुक चाह रहा है कैसे मैं हर सो कॉल्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आगे रहूं, तो उन्होंने सोचा कि भाई ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाए, या लोगों को कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे दें कंपनीज को, आप हमारी मेंबरशिप लीजिए, अपनी कंपनी का एक फेसबुक पेज बनाइए, हमारी जो प्राइस होगी हम आपको 40% ऑफ कर देंगे। या फेसबुक कह रहा है चलो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बट क्या प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, सब तो चल ही रहा है बाजार में, लेट अस परचेज इंस्टाग्राम, लेट अस परचेज व्हाट्सएप, लेट अस परचेज फिच, लेट अस परचेज यूट्यूब, सब खरीद डाले, तो जिससे हमारी मार्केट हमेशा बढ़ी रहेगी। आज से 4 साल पहले बच्चों गूगल ने कभी ऐड नहीं किया, और गूगल का पहला ऐड आया था जिसमें somebody was asking about the direction, और एक अंकल जी सीढ़ी से उतरते हैं, कहते हैं चांदनी चौक से यहाँ जाना है, गूगल से पूछो जो नहीं समझ में आ रहा। तो गूगल को भी एडवर्टाइजमेंट की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि मार्केट में उनके कॉम्पिटिटर्स आ गए। कैसे आ गए सर? कभी आपने अपने डिवाइस पे, टैबलेट पे या मोबाइल पे बच्चों जूम एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल किया हो, और आपको अगर कोई लिंक भेज दे अपने घर पे आने का और आप उसको क्लिक करें, तो आपसे पूछा जाएगा आप जूम यूज करना चाहते हैं या गूगल मैप्स यूज करना चाहते हैं। अगर आपके मोबाइल में और कोई एप्लीकेशन है तो उसके बारे में बता देगा। तो लोगों ने शायद सुना होगा हेयर मैप्स के बारे में, सुना है बच्चों? नहीं सुना? चलिए आज सुन लीजिए। एक तो गूगल मैप्स है चिल्ड्रन, और एक हेयर मैप्स है। ये हेयर मैप्स क्या होता है सर? मेरे पास एक जमाने में माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल था, विंडोज मोबाइल, जैसे एंड्रॉयड है, जैसे iOS है, ऐसे विंडोज हुआ करता था। इतना टिपिकल था, इतना टेढ़ा मेढ़ा था, मेरे ना समझ में आया तो लोगों को क्या समझ में आया होगा। सिक्योरिटी आईफोन से भी बढ़िया थी उसकी, बट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मोबाइल था यूज करना। तो वहां पे गूगल मैप नहीं होता था, दे हैड हेयर मैप्स। अब सर ये हेयर मैप्स किसका है? गूगल मैप तो गूगल की कंपनी है। हेयर मैप्स में पार्टनर कौन कौन है बच्चों? निसान इज अ पार्टनर, BMW इज अ पार्टनर, मर्सिडीज इज अ पार्टनर, मैबैक काइसलर इज अ पार्टनर। बड़ी बड़ी कार कंपनी जो लग्जरी कार्स बनाती हैं, ये उनका प्रोडक्ट है। उन कार्स में गूगल मैप नहीं मिलेगा आपको, उनमें हेयर मैप्स मिलेगा। तो सर गूगल क्यों नहीं लगाते? भाई ईगो जैसी, इज्जत बेइज्जती जैसी भी कोई चीज होती है कि कुछ ना मिले, गूगल भैया दे दो, गूगल भैया दे दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? तो गूगल तो बाद में आया है, बाकी सब तो पहले से चल रहा था। तो उन कंपनीज ने सोचा कि भाई हम अपने मैप्स बनवा के अपनी कार्स में लगवाएंगे। वो कागज का मैप नहीं होता, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मैप होता है, जैसे गूगल मैप होता है। तो हेयर मैप्स एक कंपनी सेटअप की गई, छोटी सी कंपनी थी, उसमें मर्सिडीज ने, निसान ने, इन सब ने पैसा लगाया और बोला कि भाई आप वही काम करो जो काम गूगल करता है। बट गूगल इतना आसान है, इतना यूजर फ्रेंडली है। फर्क ये था कि गूगल ने भिखारियों के साथ धंधा स्टार्ट किया, तो इसलिए पूरी दुनिया में मिडिल इनकम ग्रुप लोग ज्यादा हैं, लो इनकम ग्रुप लोग ज्यादा है, हाई इनकम ग्रुप कम है। तो आप जैसों ने हेयर मैप्स का नाम क्यों नहीं सुना? सर कभी बैठे ही नहीं मर्सिडीज और BMW में। मैंने कैसे सुना? क्योंकि मैंने विंडोज मोबाइल यूज किया था। तो मेरा मौसी का छोटा बेटा है, वो इसी कंपनी में काम करता है। तो मैं उससे पूछा, मैंने कहा गूगल के सामने तुम लोग की क्या औकात, तुमको कौन देखता होगा? कह रहा अरे आप हमको छोटा ना किए, मारुति 1000 गाड़ियां बनाता है, उसमें गूगल का मैप डालता है। हम 50 गाड़ी BMW में हेयर मैप देते हैं, और BMW उनको पैसा बहुत देता है। तो गूगल का मैप फ्री है इसलिए मारुति के अंदर है, इसलिए हुंडई के अंदर है। हेयर मैप्स महंगा है इसलिए मर्सिडीज और BMW में है। तो जो मर्सिडीज की गाड़ी आपके पापा खरीदेंगे बच्चों, हो ना हो 10,000 रुपए उसमें से किसको दिया गया होगा? हेयर मैप्स वालों को। वॉट इट क्लियर? और जब आप इन सब चीजों को यूज करेंगे और जब आप कंपेयर करेंगे, आपको लगेगा नहीं, काम चलाओ पर्पस के लिए गूगल एंड एंड्रॉइड इज गुड, बट अगर यूटिलिटी देखें, लाइक दिस इज माई आईफोन, ठीक है, अब मेरी नॉर्मल कॉल आए या व्हाट्सएप कॉल आए, वो एक ही कॉल लॉग में होती है। बट इस घटिया 2 कौड़ी के एंड्रॉइड में ऐसा नहीं होता। 90% ऑफ द टाइम तो इसमें पता ही नहीं लगता मेरे को कि व्हाट्सएप कॉल आ भी रही कि नहीं आ रही है, कितना घटिया है। तो जब आप दोनों को कंपेरेटिवली यूज करेंगे तो यू विल फाइंड दिस इज मच बेटर देन। तो डिश वॉशर जब तक नहीं होता तभी तक अच्छा लगता है, जब घर में आ जाता है और आपके खाने पीने का स्टाइल और बर्तन का स्टाइल अगर वो हो गया, आपको लगेगा बड़ा कंफर्ट है। मेरी मम्मी को वॉशिंग मशीन कभी पसंद नहीं आई, बट जिस दिन से आ गई घर में, ये बहुत बढ़िया है। नहीं तो फोन, भाभी जी आज हम कपड़ा धोने नहीं आएंगे, भाभी जी हम कल नहीं आएंगे। वॉशिंग मशीन ना बोलेगी, भाभी ना बोलेगी भैया। रात में चलाओ, सुबह चलाओ, कोई ओवर टाइम नहीं, दिवाली त्योहारी नहीं, कोई ईद की त्योहारी नहीं, कुछ नहीं।
सिर्फ वो ड्र, बस इतना ही डिस्टर्बेंस है बस। अंडरस्टूड और नॉट चिल्ड्रन? नहीं समझ में आया? तो मेरा लेनोवो का लैपटॉप बहुत मस्त काम कर रहा है, मैं बढ़िया आपको पढ़ा रहा हूं, बट मैकबुक की जो स्पीड है, जो मैकबुक की प्रोसेसिंग है, अभी मैंने कुछ दिन पहले सेंसेक्स जर्नी का एक वीडियो लगाया था व्हाट्सएप पे, कुछ दिन पहले, क्या सर कल ही लगाए थे 10:53 पे, वो इस एंड्रॉयड मोबाइल पे रिकॉर्ड हुआ। इसका प्रोसेसिंग टाइम 45 मिनट, मेरे आईफोन ने उसको 40 सेकंड के अंदर प्रोसेस कर दिया। इतना फास्ट सो कॉल्ड A15 चिप काम करती है। तो आप बेस्टेस्ट ऑफ एंड्रॉयड खरीद लेंगे, वो प्रोसेसिंग में तो मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। किसमें मुकाबला कर लेगा सर? वो पागल की तरह चोंच निकाल के फोटो खींचने में, उन सब में मुकाबला कर लेगा। तो आईफोन इज नॉट मेड फॉर क्लिकिंग फोटो। एप्पल कहता है उसके लिए कैमरेमैन है, कैमरेमैन को नौकरी दो जाके, मैं उसकी नौकरी नहीं लेने वाला। अंडरस्टैंडिंग? नॉट अंडरस्टैंडिंग? तो यूटिलिटी टू यूटिलिटी फर्क पड़ता है। तो गूगल का तो बहुत एडवर्टाइजमेंट है, गूगल डिस्काउंट भी देता है, पहले 3 महीने का स्टोरेज फ्री है, गूगल के झगुआ पर प्रोडक्ट्स भी हैं, गूगल क्लासरूम है, गूगल जैम बोर्ड है, गूगल शीट्स है, गूगल डॉक्स है, बहुत कुछ है। हेयर वाले कह रहे हैं हमको 10 जगह शादी नहीं करनी, हम एक काम करेंगे और बेस्टेस्ट को बेचेंगे। तो गूगल 100 रुपए में 10 प्रोडक्ट बेचता है, ये 1 लाख में एक बेच देते हैं, बात तो वही है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियरली अंडरस्टूड? ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन समझ में आ गया? तो कैसे अपनी सेल बढ़ानी है? या तो और एडवर्टाइजमेंट करो, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहते तो और डिस्काउंट दे दो, या तो नए कस्टमर कहीं से पकड़ के लाओ, या तो नए प्रोडक्ट। तो गूगल इसीलिए फेमस है क्योंकि गूगल का हर प्रोडक्ट है, बट हेयर मैप्स इन सब का हर प्रोडक्ट नहीं है। जितने एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिलेंगे, क्या एप्पल के iOS स्टोर पर मिलेंगे? इस पे तो अर्जी फर्जी सब एप्लीकेशन है। ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला, हार्ट बीट मेजर करने वाला, प्ले स्टोर पे तो ऐसा भी ऐप है, डेट ऑफ बर्थ डालिए पता लग जाए कब मरने वाले हैं। दादी को मत दिखा दीजिएगा, दादी मार डालेंगे आपको। iOS में आपको इस तरह के फर्जीफिकेशन के ऐप मिलेंगे ही नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ गए बच्चों? इवेलुएट करिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए, क्या प्रॉस है और क्या कॉन्स हैं। प्राइस आपने कम कर दी, क्या जरूरी है आपका कस्टमर बढ़ेगा? गूगल कह रहा है यस, तो गूगल अपना पिक्सल सस्ते में बेचेगा। एप्पल कह रहा है नो, हमारा फोन तो वही यूज करेगा जिसके पास अकल होगी, जिसको सिक्योरिटी की चिंता होगी, तो ठेंगा हम प्राइस वाइज ना रिड्यूस करने वाले, साफ बात। तो गूगल कहेगा कि भाई हमारे लिए प्राइस रिड्यूस करना इज अ गुड एक्शन, एप्पल कहेगा हमारे लिए प्राइस रिड्यूस करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो मारुति वाले एडवर्टाइजमेंट में लिखेंगे हमारी गाड़ी खरीदें और धनतेरस पे आपको एक चांदी का सिक्का फ्री मिलेगा। कभी मर्सिडीज का ऐड सुना है कि हमारी गाड़ी खरीदें प्लेटिनम का सिक्का फ्री मिलेगा? कुछ फ्री नहीं मिलेगा। जो गुलदस्ता भी आपको दे रहे हैं वो भी प्लास्टिक का, बस फोटो खिंचवा के वापस रख लेंगे ताकि एनवायरमेंट डिग्रेड ना हो। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? डू इट फास्ट। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, अगर आपको याद हो, आपने इलास्टिसिटी पढ़ा था इकोनॉमिक्स में शायद। अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, मैं कुछ भी प्राइस बढ़ा दूं, विल इट बी इफेक्टिंग माय क्लाइंटल? नो। इलास्टिसिटी भी यहाँ पे काम आ जाती है, इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन चिल्ड्रन। तो अगर मेरे को लग रहा है कि भाई जूम की जो क्लास है बड़ी अटकती है, तो आई विल स्विच टू सम अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर टेकिंग ऑनलाइन क्लास, इजंट इट? सो कौन सा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करें भाई? मान लीजिए बच्चों आप एक रेस्टोरेंट है और आपको ढेर सारे कस्टमर्स को केटर करना है, और आप चाहते हैं कि आपके पास लो इनकम ग्रुप भी आए, आपके पास मिडिल इनकम ग्रुप भी आए, और आपके पास हाई इनकम ग्रुप भी आए। तो फॉर लो इनकम ग्रुप आप ऐसा मेन्यू डिसाइड करिए जो वो लोग खरीद पाए। चाट वगैरह का इंतजाम कर लीजिए अपने रेस्टोरेंट में, कुछ रोल्स, शेक्स, चाइनीज प्लेटर एंड ऑल दैट। मेन कोर्स मत बेचिए क्योंकि ना उनके पास समय है, ना उनके पास बैठ के खाने का सो कॉल्ड टेस्ट है। फिर आपको थोड़ा सा यंग जनरेशन को, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको भी केटर करना है। तो आप एक ऐसा कैफेटेरिया भी डेवलप कर लीजिए अपने सो कॉल्ड बिजनेस में, जहां पे खड़े होकर ही खाना है, बैठने की इजाजत नहीं है, बैठ रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे वो लोग। वहां पे आप थोड़ा चाइनीज फूड, थोड़ा फास्ट फूड, इसके बारे में जिक्र करिए, मेन कोर्स यहाँ पे भी मत बेचिए। इज दैट क्लियर? और फिर आप चाहते हैं कि जो सिटी के रिच कम्युनिटी है, जो थोड़ी एलिट कम्युनिटी है, वो आपके पास आए, तो थोड़ा राजशाही लुक जैसा एक अपना रेस्टोरेंट होटल बना लीजिए। वहां पे मेन्यू प्राइसेस थोड़े हाई रखिए ताकि हर सड़क चलता इंसान ना आ जाए, और वहां पे डिशेस भी थोड़ी सी डिफरेंट रखिए जो बाकी की जगह पे अवेलेबल ना हो।
तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड बेसिकली। तो जूम इस बात को समझ गया था। जब कोविड स्टार्ट हुआ चिल्ड्रन, जूम की बिलिंग सिर्फ डॉलर्स में होती थी, और इंडियन करेंसी में अगर आप उसे कन्वर्ट करें तो 15,000 रुपए साल का प्लान था। जूम ने इसको रिड्यूस करके इंडियन करेंसी में लगभग 11,100 रुपए किया और बिलिंग रुपीज में चालू कर दी, क्योंकि जूम को समझ में आ गया कि हमारे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो कस्टमर्स हैं दे आर इंडियंस, क्योंकि इंडियंस को सस्ता टेक्नोलॉजी चाहिए और जो आसान तरीके से चल जाए वो चाहिए। तो जूम ने प्राइसिंग को रिड्यूस किया। फिर जूम ने एक एनालिसिस किया। जूम ने क्या मतलब, उसके जो प्रोग्राम एनालिस्ट थे उन्होंने, कि इंडिया में ज्यादातर लोग जो जूम यूज करते हैं उनकी कोई क्लाइंट बेस बहुत बड़ी नहीं होती है, उनको 400-500 क्लाइंट्स वाला प्रोग्राम नहीं चाहिए। हार्डली किसी के 50 मेंबर है, किसी के 100 हैं, एवरेज 100 के आसपास ही घूमते हैं। तो इंडियंस के लिए जूम ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसको मैं यूज करता हूं, जूम वन प्रो, जहां पे 439 रुपीज पर मंथ आपको पे करना है। एनुअली इट इज 4,800 है, शायद कुछ ऐसा ही है, डिस्काउंट भी मिलेगा लोगों को। तो अब ये प्लान जूम का वन प्रो जो है चिल्ड्रन, ये इंडिया में 439 का है। आप इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें तो शायद ये $5 के आसपास पड़ेगा। कितने का? $5। $5 का प्रोग्राम है, यूएस में भी नहीं बेचते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं? आपको क्लाउड रिकॉर्डिंग 5 GB तक की मिलेगी, क्योंकि इन्होंने देखा कि लोगों को क्लाउड रिकॉर्डिंग चाहिए ही नहीं, बस ऐसे ही 5 GB बोल दो, वो अपने सिस्टम पे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं मेरी तरह। ओके, 100 लोग की मैक्सिमम कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि मैक्सिमम इंडियंस की जूम कॉल्स में 100 से ज्यादा लोग होते ही नहीं है। इज दैट क्लियर? देयर आफ्टर इनको हम सो कॉल्ड हर महीने बिलिंग का इंटरेस्ट दे देंगे और रुपी में बिलिंग करा लेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस पार्टिसिपेट कर पाए। क्योंकि जब तक डॉलर्स में बिलिंग थी बच्चों, कुछ एजेंसीज थी इंडिया में जो जूम के प्लान को बेचती थी, क्योंकि मेरे पास तो डॉलर है नहीं, तो वो मेरे से रुपी में पैसा लेती थी और जूम को डॉलर में पे करती थी। 4 से 6% करेंसी कन्वर्ट करने का टैक्स मेरे से लेती थी, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर थे वो, कम्युनिकेशन सर्विस है। 18% का जीएसटी लपेट देती थी, तो 20-25% जूम और महंगा हो जाता था, इसीलिए इंडियंस खरीदते नहीं थे। और जूम वालों ने नोटिस किया कि हिंदुस्तानी इतना चतुर है, वो 40-40 मिनट की 10 मीटिंग लगा लेगा, बट वो खरीदने पैसा खर्च नहीं करेगा, क्योंकि हम बहुत महंगे थे उसके लिए। तो उन्होंने सोचा कि अगर प्राइस रिड्यूस कर दें तो शायद लोग इसको खरीदें। इन्होंने प्राइस रिड्यूस कर दी, दनादन इनको कस्टमर मिलने स्टार्ट हो गए, और इनका शेयर बच्चों 15-20 गुना बढ़ गया बेसिकली। तो दिस इज द ऑल्टरनेटिव प्लान ऑफ एक्शन, कि अपने कस्टमर की नीड समझिए कि वो क्या खरीदेगा। तो भाई मेरे को जूम अच्छा लगता है, बट सिर्फ तब तक जब तक मेरी हैसियत में। वो लोग बोले सर 2,000 रुपये महीना लगेगा, ठेंगा मैं खरीदूंगा 2,000 रुपये में, मैं 40 मिनट की मीटिंग एक बार करके बच्चों को भी 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा, फिर से कनेक्ट कर दूंगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलिए, तो वील अडॉप्ट द मोस्ट पॉसिबल एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो किसी ने मेरे को बोला क्यों आप जूम यूज करते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच है। मैंने कहा मैं कौन अडानी और अंबानी की तरह लेक्चर दे रहा हूं, कौन मेरा सिक्योरिटी ब्रीच करके बैंक से पैसा निकल जाएगा। यूज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, दैट इज वेरी गुड। अब उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 खरीदें, जिसका 15 से 20 हजार रुपए साल का प्लान है, लाइसेंस है, तो हम क्यों पैसे बर्बाद करेंगे जब हमारे इतने में काम हो रहा है। तो फाइन, तो सबसे सस्ता जूम हिंदुस्तान में मिलता है। कुछ लोग तो ये भी करते होंगे यूएस से, वो इंडिया वाला प्लान खरीद लेते होंगे, चलाते कहां से होंगे? यूएस से। इसीलिए यूएस में ये ब्लॉक्ड होगा कि वहां की टीसीपी आईपी से चलेगा, इंडिया वाली से नहीं चलेगा। उसके बाद आप इंप्लीमेंट करेंगे प्लान को कि भाई अगर आपने सोचा कि सेल बढ़ानी है तो दो ही तरीके हैं, भयंकर एडवर्टाइजमेंट और ज्यादा से ज्यादा सेल्स प्रमोशन मेथड। चलें, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जानते हैं क्या होते हैं? जो कंपनीज की दवाइयां प्रमोट करते हैं। तो वो डॉक्टर्स से मीटिंग करते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं हमारी दवाई बहुत अच्छी है, जो उस कंपनी की दवाई जो आप क्लाइंट को दे रहे हो उसमें ये नुकसान हो सकता है, हमारा प्राइस भी थोड़ा सा कम है। डॉक्टर कहेगा बात तो ठीक है, बट डॉक्टर कहेगा मेरा क्या फायदा। तो अगर मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होऊंगा तो मैं डॉक्टर को बोलूंगा हमारी कंपनी दुबई का एक ट्रिप आपकी फैमिली के लिए फाइनेंस कर देगी, वो तो दूसरी वाली भी कर रही है। अच्छा, हम आपको एक आईफोन 15 भी दे देंगे, वो तो दूसरी कंपनी भी कर रही है। अच्छा, हम आपको एक मर्सिडीज कार दे देंगे। ठीक है, बताओ दवाई कहाँ मिलती है ये बताओ। हिंदुस्तान में 90% दवाइयां बच्चों और 100% किताबें ऐसी ही बिकती हैं। टीचर जिस किताब को बोल देगा बच्चा वो किताब खरीद लेगा। मेरे पास भी आते हैं पब्लिशर्स, कोई डर की बात नहीं है, रिकॉर्डेड लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं,
सर ये बच्चे को किताब रेकमेंड कर दीजिएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल रेकमेंड कर दूंगा, और मैं आप लोग को बोलता ही रहता हूँ ये किताब बिल्कुल मत खरीदिएगा, मैं जेरोक्स आपको दे दूंगा इसका। इज दैट क्लियर? एक दो बार पब्लिशर बोले भी सर हमको पता लगा आप बच्चों को जेरोक्स देते हैं, मैंने कहा जाओ कोर्ट में केस कर दो। भाई आप बच्चे से डील कर रहे हैं, बच्चा कोई बिजनेसमैन नहीं है। और किताब में अच्छा क्या होता है? सिर्फ क्वेश्चंस, टेक्स्ट तो वही है। सर हमारी इससे सेल डाउन हो रही है, तो मैंने कहा आप ढपोड़ संगे, आप बेवकूफ है जो आपकी सेल डाउन हो रही है। आप 50 रुपए में किताब डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दीजिए, बच्चा 10 कंपनी किताब डाउनलोड करेगा। 500 की बेचारे को खरीदनी होगी तो वो एक ही खरीदेगा। और आपकी मार्केट है 1000 बच्चों की, 10,000 बच्चों की, 20,000 बच्चों की। जब आप प्राइस लेस कर देंगे तो आपकी मार्केट पूरी इंडिया बनेगी, लाखों बच्चा आपकी किताब खरीदेगा, और हर बच्चा 100 रुपए में 6 किताब डाउनलोड कर लेगा। बट वो 600 की खरीदेगा तो एक ही खरीदेगा। तो अभी अगर 6 बच्चे हैं तो कुल 6 किताब बिकती है, एक एक्स की, एक वाई की, एक जेड की, एक डब्ल्यू की, एक बबलू की। तब क्या है, हर बच्चा एक्स वाई जेड डब्ल्यू बबलू, हर बच्चा एक्स वाई जेड डब्ल्यू बबलू, हर बच्चा एक्स वाई जेड डब्ल्यू, सबकी किताब खरीदेगा। तो जब टी शर्ट 1599 की होगी तो यू विल बाय ओनली वन, 499 की होगी तो यू विल बाय फोर। इंडियन मार्केट है, समझते ही नहीं है प्राइस का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, प्लान गड़बड़ाया या थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ तो आप रीचेक करेंगे कि भाई क्या किया जाए। अभी बिहार से चित्रकूट तक चिल्ड्रन एक हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसको राम वन गमन मार्ग बोलते हैं। राम जी गए थे ना अयोध्या से होते हुए एंड ऑल दैट। 4 लेन का पास हुआ था, बट गवर्नमेंट को फील आने लग गया कि 4 लेन का हाईवे थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अभी 4 लेन बना कंप्लीट है ही नहीं, मतलब वो 25% में बना, अभी सिर्फ मिट्टी बिछाई गई है, रोड बननी बाकी है। इन बिटवीन फॉलो अप एक्शन हो गया कि इसको 4 लेन से चौड़ा करके 6 लेन या 8 लेन कर दिया जाए। तो ये फॉलो अप बोलते हैं चिल्ड्रन। तो प्लान आपका कैसे काम कर रहा है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप बीच में ही उसको एडिट कर देते हैं, और अगर वो ठीक से काम कर रहा है तो सो कॉल्ड आप उसको आगे चल के उसके इफेक्ट के बाद उसको एडिट करते हैं। तो दैट इज फॉलो अप। जैसे डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आज भाई इलाज हो गया, अब 1 हफ्ते के बाद आइएगा, तो आप बोलते हैं ना वाई वी आर गोइंग टू द डेंटिस्ट टू हैव अ फॉलो अप। इसका ये मतलब नहीं डेंटिस्ट जा रहा है आप उसके ऊपर ऊपर जा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं आप ऊपर से, तो दैट इज नॉट फॉलो अप। तो जो आपका क्लास में टेस्ट होता है बच्चों, स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हैं, ये सब भी क्या होता है, दे आर फॉलो अप बेसिकली, कि जो आपने पढ़ा आप उसको कितना समझ पाए। जो होमवर्क भी आपको मिलता है फिर मैं चेक करवाता हूं, तो मेरा होमवर्क चेक कराना इज व्हाट चिल्ड्रन, फॉलो अप। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो जब भी एक प्लान आपका इंप्लीमेंट हो गया, इसको मॉनिटर करते रहिए कि इसमें कोई एडिटिंग चाहिए या एक नया प्लान बनाया जाए, तो दैट इज फॉलो अप। अंडरस्टूड? कोई डाउट चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो आज की सेवाएं होती हैं समाप्त बच्चों। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ प्लान। बड़ा ही डिफिकल्ट टॉपिक है, बट एग्जाम्पल्स इतने धमाकेदार हैं कि आपको डिफिकल्टी जरा भी होने नहीं दूंगा। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन, एल्स दैट्स ऑल फॉर टुडे।